हाँ भाई। तो इंडस वैली तक देख लिया। मजा आ रहा है। तो ये मजा पूरे हिंदुस्तान को दीजिए। शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और और वैदिक एज पर बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? बढ़ना है ना। तो वैदिक एज को भी इतना ही डेडिकेटेडली, जितना डेडिकेटेडली अभी तक आप देखते आए हो, उतना ही डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ आगे की भी जो वीडियोस है वो देखिए। हर शाम 8 बजे आपके सामने एंशियंट हिस्ट्री का जो वीडियो है वो आ जाएगा। और ऐसे ही बाकी जो कोर्सेस है, मतलब ये तो एंशियंट हिस्ट्री का है, बाकी जो कोर्सेस है वो कोर्सेस कहाँ पर देखने हैं आपको पता है ना। एमएम अकेडमी ऐप, जी हाँ, एमएम अकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पर आपको बाकी जितने भी कोर्सेस है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, वो देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। आपको क्वालिटी तो पता चली गई होगी, तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए वैदिक एज पर बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज हम नया चैप्टर लेने वाले हैं जो कि है वैदिक पीरियड। और वैदिक एज को हम यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे 2 भागों में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रॉपर इसमें सेक्शन वाइज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। जबरदस्ती रश करके पूरा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हमारे दिमाग में क्रिएट करके मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि एग्जाम क्लियर करनी है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड तरीके से सेक्शन वाइज पढ़ना जरूरी है। हमें यहाँ पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है ना, हमें समझना भी है। और इसीलिए मैं इसे 4 भागों में डिवाइड करूंगा, जो कि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बड़े ना रखूं। छोटे छोटे इसमें मैं यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि वैदिक एज जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि वैदिक एज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको रिलेशन जो है इसका आर्ट एंड कल्चर के साथ भी दिखाई देता है। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाए, इसका भी आर्ट एंड कल्चर के साथ हमें कनेक्शन देखने को मिलता है। और इसीलिए ये जब हमें अच्छे समझ में आ जाएगा, तब हम आर्ट एंड कल्चर जब लेंगे तो वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर मैं काफी इसे कॉम्प्रिहेंसिव रखकर और उसी के साथ साथ सेक्शन वाइज रखकर आपको समझाऊंगा, जिससे कि कंपार्टमेंट जो है आपके प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि एमएम एकेडमी ऐप के वीडियोस अपडेट के लिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों ही जगह पर फॉलो कर सकते हो, तो जरूर फॉलो कीजिए। तो हम वैदिक सिविलाइजेशन आज देखने वाले हैं, वैदिक एज देखने वाले हैं। इसका टोटल टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1500 से 500 बीसी। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अलग अलग किताबों में आपको ये अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा 100-200 बीसी का फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन जियोग्राफिकल इवेंट जो है वो हमें किस तरीके के देखने को मिलते हैं, तो हर चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये मैं 4 भागों में इसीलिए भी ले रहा हूं क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाती है। लैंग्वेजेस जो है ये थोड़ी यहाँ पर अलग तरीके की आ जाती है, इसीलिए समझने में आपको थोड़ा वक्त इस पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन इसकी प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। अब ज्योग्राफिकल इवेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो हड़प्पन कल्चर जब डिक्लाइन हो जाता है अराउंड 1500 बीसी। अब आपको लगेगा कि वहां पर तो हमने 1300 बीसी लिया था, तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि 1300 बीसी, 1500 बीसी, 1700 बीसी, ये सारे पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। तो 1500 बीसी के आसपास बोलिए, 1300 बीसी के आसपास बोलिए, या 1700 बीसी के आसपास बोलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर जब डिक्लाइन हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लार्ज स्केल माइग्रेशन हमें देखने को मिला। माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि यहां से लोग जो है वो इधर साइड आना शुरू हो गए। ये जो लोग हैं इनको कहा जाता है इंडो आर्यंस, जब वो इंडिया में आकर सेटल हो गए। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंडो आर्यंस कहा जाता है। कब? जब वो इंडिया में आकर सेटल हो गए। इनिशियली स्मॉल नंबर्स में आए थे, वो नॉर्थ वेस्टर्न जो माउंटेन्स है उसके पासेस में से, और फिर उसके बाद हमें ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। तो अर्ली सेटलमेंट जो है वो हमें जो नॉर्थ वेस्ट की वैलीज है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जो पंजाब के प्लेन्स है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब जो इनिशियल स्टेज में ये लोग आए थे तो इसी दौरान हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, लेटर स्टेज में हमें जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अब सम पीपल्स जो यहाँ पर इंडस वैली लोग हैं उन्हें प्रोटो द्रविडियंस जो है वो भी कहते हैं। द्रविडियंस तो उन्हें कहा जाता है जो हमें मतलब सदर्न इंडिया की तरफ देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर प्रोटो द्रविडियंस क्यों कहा जाता है?
जो कि यहाँ पर सदर्न स्टेट में पुश हो गए थे मैच्योर्ड हड़प्पन एज में। हमने देखा था ना हड़प्पन एज का अलग अलग जो हमने सेक्टर्स देखे थे, उसमें जो मैच्योर हड़प्पन है उसमें कुछ लोग सदर्न इंडिया की तरफ चले गए थे, पुश हो गए थे, और उनको यहाँ पर प्रोटो द्रविडियंस जो है वो कहा जाता है, किनके द्वारा? आर्यंस के द्वारा। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप के थ्रू कि किस तरीके से जो आर्यंस है वो आए थे, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर वो सेटल हो गए उसके बाद उन्हें इंडो आर्यंस जो है वो कहा गया। इनका माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1750 बीसी के आसपास यहाँ पर बताया गया है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है? आपको सिर्फ एक रेंज जो है वो पता रहना जरूरी है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है वैदिक एज का वो हम जानने की कोशिश करते हैं 1500 से 500 बीसी के आसपास। तो अब यहाँ पर आर्यंस जो है वो कौन थे? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आर्यंस जो है यहाँ से आए, आर्यंस वहां से आए। एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, उसका नाम जो है वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो शायद विक्की डोनर नाम की थी, विक्की डोनर। तो विक्की डोनर जो है उसमें वो अक्सर कहता है, जो डॉक्टर होता है, क्योंकि स्पर्म डोनर होता है, तो जो डॉक्टर है वो हमेशा कहता है कि तुम आर्यन रेस के हो। तो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि जो आर्यंस थे ये क्या एक रेस थी कि इनका जबरदस्त स्पर्म काउंट जो है वो रहता होगा? तो आर्यंस कौन थे, ये काफी बड़ा सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। तो आर्यंस कौन थे, यहाँ पर आज खुलासा होने वाला है। तो आर्यन जो है ये ओरिजिनली लोगों को दिया गया जो कि आर्किक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करते थे। मतलब क्या है? मतलब ये स्पर्म के काउंट के नाम पर इनका जो नाम है ये नहीं पड़ा है, या फिर उनके नाम पर उन्हें नहीं जाना जाता था कि आर्यन मतलब उनके स्पर्म काउंट बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जो डायलेक्ट है उसके बेसिस पर उनको जाना जाता था। मतलब ओरिजिनली उन लोगों को कहा जाता था जो कि आर्किक इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो बोला करते थे। मतलब जो टर्म है आर्यन ये लिंग्विस्टिक ग्रुप को डिनोट करती है, ना कि रेस को। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। आपको सीधा स्टेटमेंट दे दिया जा सकता है कि जो टर्म है आर्यन ये एक रेस की इसमें हमें देखने को मिलती है। मतलब ये डिनोट किसको करती है? रेस को करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। टर्म जो है आर्यन ये डिनोट करती है लिंग्विस्टिक ग्रुप को, ना कि रेस को। जो लैंग्वेज है वो उनकी हमें देखने को मिलती है संस्कृत। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी, जो कि सिस्टर ब्रांच में मानी जाती है ईरानियन फैमिली की, ठीक है? आर्य मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग होता है मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर, फ्री बॉर्न। ये हमें देखने को मिलता है आर्य का मतलब। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि आर्यन जो है वो हमें पता चल गया कौन है। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि आर्यन माइग्रेट क्यों हुए थे, क्यों आए थे वो यहाँ से? तो उसका दो रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। दो रीजंस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आर्यंस जो है वो रूरल और नॉमेडिक थे। रूरल और नॉमेडिक का मतलब क्या होता है? नॉमेडिक मतलब यहाँ से वहां भटकने वाले, ठीक है? मतलब यहाँ से वहां जाने वाले, तो नॉमेडिक थे। और उसी के साथ साथ वो रूरल थे, मतलब विलेजर थे। अब यहाँ पर क्या था कि जब वो नॉमेडिक है तो कैटल कीपिंग जो है वो उन्हें बोला जाता था। तो पैस्चर्स जो होते हैं कि मतलब वो जो चराने वाले होते हैं ना वो हमें देखने को मिलते हैं। तो चराने के लिए क्या है कि यहाँ पर अब जगह नहीं मिल रही तो दूसरी जगह चराने लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ? पहली चीज तो ये थी, पहला कारण ये था कि इन सर्च ऑफ पैस्चर्स, मतलब जो चराने की जगह होती है उसके सर्च में वो लोग यहाँ पर माइग्रेट होकर आ गए। ये पहला कारण है। दूसरा हमें देखने को मिलता है क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो माइग्रेट हुए, जो ओरिजिनल होमलैंड था उनका उससे बाहर इंडिया में आ गए, क्योंकि जो क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंजेस है वो हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये दो कारण बोले जाते हैं। मतलब क्या है? पहला तो ये है कि वो क्या थे? नॉमेडिक थे। मतलब किस तरीके से कि हम तो फकीर आदमी हैं, छोला लेके निकल पड़ेंगे, इस तरीके से निकलने वाले लोग थे, है ना? और दूसरा यहाँ पर था क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो ये दो प्रोमिनेंट कारण थे जिसकी वजह से आर्यन जो है वो माइग्रेट होते हुए हमें देखने को मिले और यहाँ पर आकर बस गए। अब यहाँ पर आर्यन जो है वो कौन है वो समझ में आ गया। आर्यंस क्यों माइग्रेट हुए ये समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि कहाँ से माइग्रेट होकर आए थे? अगर वो इंडिया के ओरिजिनल नहीं थे तो फिर कहाँ से माइग्रेट होकर आए थे? तो ये हमें देखने को मिलता है। तो इसकी देखिए पर्टिकुलर थियरी जो है वो बहुत सारी थियरीज आती है। मतलब पर्टिकुलर हम नहीं बोल सकते हैं कि यहीं से माइग्रेट होकर आए थे कि यहीं के थे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आर्यंस जो है वो नेटिव नहीं थे इंडिया के, ये तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इंडिया के नेटिव नहीं थे।
वो नॉमेडिक ट्राइब थी, यहाँ से वहां चलते रहना, मतलब झोला लेके निकल पड़े, है ना। और उसी के साथ साथ उन्होंने माइग्रेशन जो है स्टार्ट किया था इंडिया की तरफ अराउंड 1500 BC। ओरिजिनल होम जो है आर्यन का, ये काफी डिबेटेबल क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ओरिजिनल होम जो है आर्यंस का वो कौन सा है। आज भी उसके ऊपर काफी सारी थियोरीज जो है वो देखने को मिलती है, जो पुरानी थियोरीज है उसको खारिज करना, इसलिए कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और डिफरेंट स्कॉलर जो है उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज जो है यहाँ पर रखी है कि आर्यन का होम बेसिकली कहाँ था, ओरिजिन जो है वो कहाँ पर था। तो जो अलग अलग थियोरीज दी गई है, अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है। मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से जो है ये लोग आए थे। जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के थ्रू कहा कि आर्कटिक जो है वो उनका होम है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने कहा तिब्बत जो है वो उनका घर है। जो मेयर है उसने कहा कि पामीर प्लेट्यू जो है वो उनका घर है। और हर्ट्सफील्ड जो है उसने कहा तर्किस्तान जो है वो वहां से आए हुए हैं। मतलब इस तरीके का कुछ हमें दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। मुलर जो है उसने कहा कि यहाँ से मतलब सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल जो हमें एशिया देखने को मिलता है वहां से आए हुए हैं। जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने कहा आर्कटिक जो है ऊपर का रीजन वहां से आए हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि यहाँ पर तिब्बतन जो एरिया है वहां से वो लोग आए हुए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग थियोरीज दी गई है। अब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो थियोरी है वो है मुलर की, मतलब जो उसने कहा था कि यहाँ से इसके आसपास से जो आर्यंस है वो लोग आए थे। तो ये सबसे एक्सेप्टेबल थियोरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सेंट्रल एशियन थियोरी जो है मैक्स मुलर की, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी है। मैक्स मुलर यहाँ पर कंपेरेटिव फिलोसॉफी, ठीक है, उसके तरह उसने बोला था कि सेंट्रल एशियन जो है वो यहाँ पर आर्यंस का घर था। एज पर द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, ये यूरेशियन जो स्टेप्स है वहां पर हमें देखने को मिलता है। ग्रासलैंड टाइप का होता है, हमने जो देखा पैस्टोरल थे, मतलब ग्रासलैंड जो उसकी जरूरत पड़ती थी। तो यूरेशियन स्टेप्स जो है वहां से हमें देखने को मिलता है। अगर आप ग्रासलैंड देखो तो अलग अलग रीजन में उसका अलग अलग नाम दिया जाता है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन आपको पता होगा जो एशिया है वहां पर स्टेप्स जो है वो कहा जाता है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो जो लोग हैं वो हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट किया करते थे, और उसी के साथ साथ जो व्हील्ड व्हीकल्स है वो भी उन्होंने बनाई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, माइग्रेट करने के लिए उनको आसानी गई, और इस तरीके से माइग्रेशन जो है उनका हमें देखने को मिला। वो वहां से यहाँ आ गए, हॉर्सेस भी थे, सब कुछ था। माइग्रेशन जो है ये सडन था क्या, एकदम से आ गए धड़ 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 धड़, नहीं ऐसा नहीं। स्लो माइग्रेशन था, ग्रेजुअल था, मोस्टली पीसफुल था। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी की जमीन जो है वो हड़पते हुए आ रहे हैं, वो आक्रमण करते हुए आ रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर पीसफुल था। एक जो इंपॉर्टेंट चीज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आती है वो ये है कि बोगास कोई इंस्क्रिप्शन जो है टर्की में, उसने प्रूव किया है कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इसने ये प्रूव किया है। देखिए इस पर काफी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हाजिर है। तो यहाँ पर आप इंस्क्रिप्शन जो है वो देख सकते हो यहाँ का, बोगस कोई का। तो यहाँ पर बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। बोगस कोई ये इंस्क्रिप्शन है 1400 BC, जो कि प्रूफ करता है कि ऋग वेदा जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है इस डेट के कई साल पहले। दूसरा है बोगस कोई मेंशन किए गए हैं नाम वैदिक गॉड्स के, जैसे कि इंद्र हो गए, वरुणा हो गए, मित्र हो गए, है ना। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसका जवाब हमें देखने को मिलता है सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना है आर्ट एंड कल्चर के लिए भी। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी कोई भी आप एग्जाम देखिए, यूपीएससी देखिए या स्टेट पीएससी देखिए, अभी क्या हुआ है, ये लोग अब फैक्चुअल से ज्यादा एनालिटिकल इस पर चले गए हैं। मतलब एनालिसिस के साथ साथ आपको फैक्चुअल चीजें भी पता रहना चाहिए। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो इससे बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज पता रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है वो भी देख सकते हो कि लैंग्वेज जो है वो अवस्था, कुछ स्कॉलर जो उन्होंने ओपिनियन दिया है कि ऋग वेदा जो है वो 1000 BC के आसपास, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कई पहले भी जो नाम है वैदिक गॉड्स के वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंद्र, वरुणा, मित्र, ठीक है। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन जो है, ट्रीटी भी हमें देखने को मिलती है, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, ये बेसिकली बोगस कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये रिकॉर्ड करती है ट्रीटी बिटवीन हिटिट और उसी के साथ साथ मितानी किंग्स, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है, कभी कभार आपको इसके रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, तो एक बार देख लीजिए। अब आते हैं फिर से वैदिक एज पर। तो वैदिक एज का हमने ये देख लिया है कि आर्यंस जो है वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, ये तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेटलमेंट्स की। तो यहाँ पर सेटलमेंट हमें देखिए वैदिक एज जो है उसे हम डिवाइड करना पड़ता है।
अर्ली वैदिक एज को, लेटर वैदिक एज को, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इनिशियल फेज में भी आर्यंस आए थे और लेटर फेज में बाद में आए थे। इनिशियल फेज में जब आए थे तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है इंडिया का वहीं पर देखने को मिल रहे थे, फिर बाद में लेटर फेज में वो इंडो गैग्नेटिक जो प्लेन है वहां पर भी स्प्रेड हो गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उनमें भी हमें बायफर्गेशन हर चीज में देखने को मिलता है, उनकी लाइफ बोलिए, उनका सोशल कंडीशन बोलिए, इकोनॉमिक स्फीयर बोलिए, हर चीज में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर जो लेक्चर देखने वाले हैं वो इसी तरीके से देखने वाले हैं कि दोनों को डिवाइड करने वाले हैं। तो अर्ली वैदिक एज अगर हम देखते हैं तो सप्त सिंधु मतलब एंटायर रीजन जो है जिसमें अफगानिस्तान, स्वैट वैली, पंजाब, इंडो गैंगनेटिक वाटरशेड ये सब देखने को मिलते हैं। इसे हम सप्त सिंधु कहते हैं। सप्त सिंधु क्यों? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 7 रिवर्स कौन सी ये भी हम देखेंगे आगे। और उसी के साथ ब्रह्मवर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मवर्ता अगर हम देखें तो फर्दर साउथ ईस्ट की तरफ हमें देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पर सरस्वती रिवर, घाघर रिवर जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड अगर हम देखें तो आर्यवर्त मतलब होर एरिया जो है ये आर्यंस के द्वारा कवर किया गया, उसे कहा जाता है आर्यवर्त। पूरा एरिया जो आर्यंस के द्वारा कवर किया गया है। आर्यन जो है उन्होंने अपना सेटलमेंट सदर्न इंडिया जो है वहां पर भी किया था। गंगा माउंटेन जो है, विंध्य, ये बैरियर्स थे, इसलिए उन्हें क्रॉस करना मुश्किल था, ठीक है। तो इस तरीके से सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता है। अब देखिए जो रिवर्स है जैसे कि यमुना हो गया, गंगा हो गया, तो ये जो है इनका मेंशन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यमुना देखें सिर्फ 2 ही बार मेंशन किया गया है, गंगा देखें तो सिर्फ 1 ही बार मेंशन किया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अर्ली आर्यंस है वो गैग्नेटिक रीजन में इतने ज्यादा स्प्रेड नहीं हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सप्त सिंधु जो है वो कहाँ पर है, तो ये वाला एरिया हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ब्रह्मवर्ता, यहाँ पर ये वाला एरिया हमें देखने को मिलता है, मतलब सरस्वती रिवर ये सब जो घिरी हुई है। उसी के साथ आर्यवर्ता मतलब ये जो पूरा रीजन है जहाँ पर आर्यन जो है वो पूरे बिखर गए थे, स्प्रेड हो गए थे, वहां पर आर्यवर्ता हमें वो रीजन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर सेटलमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, तो जैसा कि हमने कहा था कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स कौन सी है? तो जो इंडस रिवर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसमें कौन कौन सी है? तो इंडस, झेलम, रवि, बियास, सतलज, चिनाब, है ना, ये सारे रिवर्स हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देखोगे सरस्वती और दृष्टिपति ये हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अर्ली वैदिक एज अगर हम देखें तो उसमें सिंधु, वित्से, अस्किनी, है ना, उसी के साथ विपस, पुरुषमी, उसी के साथ सुतुदरी, गुमल, कुर्मा, क्रुमु, स्वस्तु, द्रष्टाविति, ये सारे रिवर्स हमें देखने को मिलती है। लेटर इसमें देखें तो इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज, गोमती, ये सारे रिवर जो आज की तारीख में भी हमें जो है काफी फेमिलियर है हम इन नाम से। तो इस तरीके से अर्ली वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, सेटलमेंट्स, ठीक है। अब माइग्रेशन जो है आर्यंस का, आर्यंस जो है 2 फेजेस में माइग्रेट हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अर्ली उनका सेटलमेंट रहा है, फिर लेटर सेटलमेंट रहा है, और उसी को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। तो इसी तरीके से, इसी डिवीजन के साथ, इसी कंपैरेटिव स्टडी के साथ हम इसे पढ़ने वाले हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, उसी के साथ लेटर वैदिक पीरियड। इनिशियली आर्यन जो है ये सप्त सिंधु रीजन जो है वहां पर सेटल हुए थे, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अर्ली लाइफ जो है वो हमें मेनली पैस्टोरल देखने को मिल रही थी, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। और वही अगर हम लेटर पीरियड देखते हैं तो वहां पर ऑक्यूपेशन जो एग्रीकल्चर का प्राइमरी बन जाता है और ये गैग्नेटिक प्लेन्स जो है वहां पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिटेल में ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह सेक्टर में हमने डिवाइड किया था उसी सेक्टर में हम देखने वाले हैं, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है वैदिक एज का। प्रोबेबली यहाँ पर जो हॉर्सेस है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया करते थे, तो सुपेरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर क्या हुआ कि ईस्टवर्ड साइड जो है गैग्नेटिक रीजन का वहां पर भी सेटल होने में कामयाब हो गए थे। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड अगर हम देखें और लेटर वैदिक पीरियड देखें तो इस तरीके से सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ यहाँ तक ही वो पहुंच पाए थे, फिर लेटर वैदिक पीरियड अगर हम देखते हैं तो पूरा जो गैग्नेटिक रीजन है वहां पर भी वो स्प्रेड हो चुके थे। तो इस तरीके से इनका स्प्रेड जो है वो हमें देखने को मिलता है। MM एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। अरे इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी GS 1, 2, 3, 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद। तो जब हम सैलिएंट फीचर्स देखते हैं तो हम इतने भागों में वैदिक एज को देखने वाले हैं।
जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका किस तरीके का था, दूसरा सोशल लाइफ किस तरीके की थी। देखिए अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वहां पर स्क्रिप्ट हम डिकोड ना कर पाने की वजह से वहां की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा रहा होगा वैसा रहा होगा। लेकिन अब यहां तक आते आते क्या हुआ कि हमें अच्छे खासे तरीके से पता चल गया कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा है। तो अब इसके बाद जो भी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है, जो भी हम डायनेस्टी देखेंगे, उन सबका हमें यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है, सोशल लाइफ रहा है, ये काफी अच्छे तरीके से पता है। तो इसमें हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी हम दो भागों में देखेंगे, कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। फिर सोशल लाइफ उनकी किस तरीके की है, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और बाकी के फैक्टर्स। तो ये सभी फैक्टर्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे और दो भागों में मतलब दो वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। नहीं तो क्या होगा कि एक ही लेक्चर में मेरे को लेने को क्या है, मैं तो सब एक लेक्चर में ले लूंगा। लेकिन मेरा मोटो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, मेरा मोटिव है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में जाना चाहिए, और इसीलिए मैं इसको दो भागों में डिवाइड करने वाला हूं। तो आज कुछ पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर देखेंगे जिसे कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक एक लाइन जो है ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और आपको रिटेन करना जरूरी है, इसलिए इसकी रिवीजन जो है वो भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी अच्छे तरीके से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सोशल लाइफ जो है उस पर जाते हैं। तो सोशल लाइफ हम यहाँ पर अर्ली और लेटर में डिवाइड करेंगे और कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सोशल लाइफ में हम कौन कौन से एलिमेंट देखने वाले हैं, सोशल लाइफ में उनका नेचर जो है वो किस तरीके का था। फिर वर्ण सिस्टम, यहाँ पर एक वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिलती है। वर्ण सिस्टम मतलब क्या, जैसे कि अभी अगर आप देखोगे एट प्रेजेंट सिचुएशन में वर्ण हमें वो देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो क्या अर्ली में भी वैसा ही था, लेटर में भी वैसा ही था, उसी के साथ साथ दोनों में डिफरेंस क्या था, ये जो वर्ण सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस था। फिर फैमिली जो है वो किस तरीके की रहती थी, कितनी फैमिली थी, छोटी फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, मैरिज किस तरीके से हुआ करता था, क्या इंटरकास्ट मैरिज अलाउड था, ये सारी चीजें, क्या चाइल्ड मैरिज हुआ करते थे, एजुकेशन सिस्टम उनकी किस तरीके की थी, और उसी के साथ साथ जो विमेन का स्टेटस है वो कैसा था। तो ये सारे पहलुओं को हम सोशल लाइफ में देखेंगे। मतलब सोचिए आप कैसा रहा होगा उस टाइम पर, ये सारी चीजें, कितना मजा आता है। मतलब हम सोच रहे, इमेजिन कर रहे हैं कि आज जैसे हमारा नेचर है, हमारे सोसाइटी का नेचर है, आज जैसे कास्टिज्म चलती है, आज हमारी फैमिली कहीं पर जॉइंट फैमिली है, कहीं पर न्यूक्लियर छोटी फैमिली है, कहीं मैरिज जो है, मैरिज मोस्टली कास्ट में होते हैं, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज जो है उसे भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम आज अगर हम देखें तो गर्ल चाइल्ड को बढ़ाने की बात की जाती है ना। जो मेल है वो तो पढ़ रहे हैं, कितना लिटरेसी रेट हमारा हो रहा है, उसी के साथ आज विमेन की सिचुएशन किस तरीके की है, स्टेटस किस तरीके का है। तो आज के साथ अगर हम कंपेयर करें, सोचिए उस जमाने में, इतने पुराने टाइम पर कैसा रहा होगा। तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, तब आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ कैसा रहा था। नहीं तो फिर सिर्फ अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और रट्टा मारने के लिए, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसमें कुछ कॉमन फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कॉमन फीचर्स इन द सेंस कैसे कि ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम जो है, ये कॉमन फीचर मतलब क्या, जो हम अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड जो है इन दोनों को कंपैरेटिवली जो पढ़ने वाले हैं, तो दोनों में कॉमन ये जो है, ये हम दोनों में बाइफरकेट करने वाले हैं। मतलब अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक में नेचर अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है, फैमिली अलग अलग है, मैरिज अलग अलग है, एजुकेशन अलग है और स्टेटस ऑफ वुमेन अलग है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स है जो कॉमन थे अर्ली में भी और लेटर में भी, वो चेंज नहीं हुए। उसी में से एक है ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम, उसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट और जो फूड हैबिट्स थी वो सेम थी अर्ली में भी लेटर में भी। हेल्थ एंड हाइजीन अगर हम देखें और हाउस होल्डिंग देखें, तो ये जो सारी चीजें कॉमन फीचर थे दोनों ही इसमें। तो पहले हम ये जो ऊपर की चीजें एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी के साथ। अगर मैं पहले आपको नेचर, वर्ण सिस्टम, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन अर्ली इसका बताऊं, फिर उसके बाद लेटर इसका बताऊं, तो आप अर्ली का भूल जाओगे। इसलिए हम नेचर को, अर्ली और लेटर दोनों को एक साथ देखेंगे, जिससे कि हमें आसानी से याद रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं, सोसाइटी जो है उनका नेचर किस तरीके का था। तो अर्ली वैदिक एज में अगर हम देखें तो सोशल यूनिट्स हमें किस तरीके के देखने को मिल रहे थे। फैमिली का ही बड़ा हिस्सा, समझ लीजिए उसे वीस या फिर क्लैन कहा जाता था, और उसका बड़ा हिस्सा मतलब जन या फिर ट्राइब कहा जाता था, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर फैमिली जो है वो एक पार्ट था लार्जर ग्रुप, जिसे वीस कहा जाता है या फिर क्लैन कहा जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक या उससे ज्यादा क्लैन अगर होते हैं तो उसे जो जन है या फिर ट्राइब है वो कहा जाता है।
जन जो है वो लार्जेस्ट सोशल यूनिट था। मतलब एक साथ जो सोशल यूनिट रह रहे हैं, सबसे बड़ा कौन था? जन था। देखिए एक एक पॉइंट पर एमसीक्यूज निकल सकते हैं। आपको पूछा जाएगा कि फैमिली जो है ये लार्जेस्ट यूनिट थी, लेकिन वो गलत रहेगा। ठीक है, वीज क्लैन फैमिली से बड़ा, और एक या उससे बड़ा क्लैन अगर है तो जन या फिर ट्राइब बनता है। ये सोशल यूनिट्स है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो जितने भी सोशल यूनिट्स थे वो ब्रदरहुड पर बेस्ड थे। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट पर एमसीक्यू निकल सकता है, और आपको अगर अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, सही स्टेटमेंट बताओ, कोई भी पॉइंट उठाकर डाल देंगे, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी हमें देखने को मिली थी, ट्राइबल सोसाइटीज थी। ठीक है, उसी के साथ साथ सोसाइटी जो है ये ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थी। मतलब कि प्रीस्ट, वॉरियर, कॉमन लोग, ऋग्वेदिक लोग जो है वो स्लेवरी से भी फैमिलियर थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको सीधा ऐसा बोला जा सकता है कि ऋग्वेदिक पीपल जो है वो स्लेवरी से फैमिलियर नहीं थे। अब उस टाइम पर आपको लगा इतने पुराने लोग कहाँ तो स्लेवरी होती होगी, लेकिन नहीं, वो फैमिलियर थे। ठीक है, तभी तो वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिल रही है। सोसाइटी जो है वो इगैलिटेरियन नहीं थी। मतलब यहाँ पर इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है? समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी नहीं थी, इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही थी सोसाइटी में। ट्राइबल और नोमेडिक सोसाइटी थी, पैट्रियार्कियल सोसाइटी हमें देखने को मिल रही थी। मतलब क्या है? ट्राइबल तो थी ही, उसी के साथ साथ नोमेडिक भी थी। नोमेडिक मतलब क्या? हमने पहले देखा हुआ है कि भटकने वाले, यहां से वहां जाने वाले, एक जगह पर नहीं। ठीक है, इवोल्यूशन तो हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर कंफ्यूज उस तरीके से नहीं होना है कि ओल्ड स्टोन एज में जैसे घूमते होंगे ये भी वैसे घूमते होंगे ना। जैसे मैंने आपको कंपैरेटिव बताया था कि आज भी कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो नोमेडिक है। आज भी कुछ ट्राइब्स हमें इंडिया में ऐसे देखने को मिलते हैं जो यहां से वहां जाते हैं इन द सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, इन द सर्च ऑफ लैंड। तो इस तरीके से वहां पर भी नोमेडिक ट्राइब्स हमें देखने को मिलती थी। लेकिन उसका मतलब ये था क्या कि सभी लोग जो है वो भटकने का काम करते थे? ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आज भी हमारे यहाँ पर देखें तो पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो नोमेडिक है, कोई कोई ट्राइब, उसी तरीके से वो ट्राइबल थे और नोमेडिक थे। मतलब यहां से वहां जाते थे ऑक्यूपेशन के लिए, खाने के लिए। ठीक है, और पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कियल मतलब क्या होता है? पैट्रियार्कियल का मतलब होता है पुरुष प्रधान। मतलब क्या? ये अब तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। याद आ रहा है आपको? मदर गॉडेस, मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। लेकिन अब जब हम वैदिक एज में आ जाते हैं, आर्यंस का जब इन्वेजन हो जा रहा है, तो उसके बाद जो हमें सोसाइटी देखने को मिल रही है वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। ठीक है, उसी के साथ पेस्ट्रोलिस्ट जो है वो हमें देखने को मिलते थे। मतलब जो चराने वाले हैं वो ज्यादा, इसीलिए तो चराने का मतलब यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, चलो चराने के लिए उधर चल जाते हैं, चराने के लिए दूसरी जगह जाओ। नॉमेडिक है ना, एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, ये सेकेंडरी ऑप्शन था उनका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद नेचर में हमें अब लेटर वैदिक पीरियड पर आते हैं। अर्ली वैदिक एज में क्या क्या हमने देखा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए। क्या हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड का? कि नॉमेडिक थे, ट्राइबल थी, अलग अलग ये थे, क्लैन थे, फिर ट्राइब्स बन रहे थे। उसी के साथ साथ पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, है ना, ब्रदरहुड पर बेस थे, है ना। इक्वालिटी, इगैलिटेरियन थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। और उसी के साथ साथ जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर ही उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं था, है ना। पेस्टोरल जो है वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था। अब जब हम लेटर वैदिक एज की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? कास्ट, कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है वो अब यहाँ पर अच्छी तरीके से गूंथ गई थी। अच्छी तरीके से सोशल लाइफ में हमें कास्टिज्म जो है देखने को मिल रहा था। ठीक है, कस्टम्स ऑफ मैरिंग आउटसाइड अ कम्युनिटी, क्लैन या फिर ट्राइब, मतलब एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो क्लैन है ना, हमने देखा है ना कि भैया एक जो ग्रुप है, फैमिली है, उससे बना एक क्लैन, उससे बना एक ट्राइब। तो ये जो क्लैन है उससे बाहर भी शादी हुआ करती थी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वर्ण पर बेस था, धर्म पर बेस था। वर्ण सिस्टम यहाँ पर आ चुकी थी। मतलब अब यहाँ पर लेवल्स जो है वो गिर चुके थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ पर वर्ण सिस्टम, स्ट्रेटिफिकेशन आ चुका था कि ये ऊंचे पद के हैं, ये निचले पद के हैं, ये यहाँ पर आ चुका था। लार्जर किंगडम जो है उसका इमर्जेंस यहाँ पर हो चुका था। अब यहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स नहीं थे, अब बड़े बड़े किंगडम, बड़े बड़े रजवाड़े अब यहाँ पर आ चुके थे। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटर वैदिक पीरियड का कि यहाँ पर जो आश्रम है या फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस शुरू हो चुकी थी। ये क्या है आपको आगे बताऊंगा। लेटर वैदिक सोसाइटी जो है उसे वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी कहा जाता था, क्योंकि वर्ण था, धर्म था, है ना। उसी के साथ आश्रम जो है ये आपको आगे पता चलेगा क्या है।
तो इसीलिए इसे वर्ण, आश्रम, धर्म, सोसाइटी जो है भी कहा जाता था। तो आपको यह स्टेटमेंट आ सकता है कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसे वर्ण, आश्रम, धर्म, सोसाइटी कहा जाता था। स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये आपको पता रहना चाहिए कि लेटर वैदिक पीरियड में कहा जाता था, ना कि अर्ली वैदिक पीरियड को। ट्राइबल्स और सेडेंटरी सोसाइटी, पैट्रियार्कियल, ज्यादा रिजिड सोसाइटी हमें देखने को मिल रही थी। पहले की इतनी रिजिड नहीं थी। क्यों नहीं थी वो भी आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लेटर वैदिक पीरियड है वो ज्यादा रिजिड हो चुकी थी। यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे थे। कैटल रियरिंग, डोमेस्टिकेशन जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बन चुका था। मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर ये सेकेंडरी था, अब ये प्राइमरी जो है वो बन चुका था। और जो पैस्टोरल, कैटल, ये सब जो था, डोमेस्टिकेशन, ये उस टाइम पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, लेकिन अब यहाँ पर सेकेंडरी जो है ये बन चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा आश्रम सिस्टम हमें देखने को मिल रही थी। आश्रम सिस्टम मतलब क्या है कि यहां पर स्कीम ऑफ लाइफ ये डिवाइड किए गए थे 4 स्टेजेस पर। लाइफ, जिंदगी 4 स्टेजेस की है। 4 दिन की जिंदगी है ना, ये गाने आपने सुने होंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आश्रम सिस्टम 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं लाइफ के। तो यहां पर क्या है, पहला है ब्रह्मचार्य, कैलिबेट, स्टूडेंटहुड। जहां पर स्टूडेंट होता है तो ब्रह्मचार्य है ना। ब्रह्मचार्य आप सभी को उसके रिगार्डिंग पता ही है कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। तो ब्रह्मचार्य पहला स्टेज हो गया। दूसरा गृहस्थ, मतलब हाउस होल्ड केयर टेकर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ब्रह्मचार्य है, स्टूडेंट लाइफ अपनी ब्रह्मचार्य में गई, उसने शिक्षण प्राप्त कर लिया। शिक्षण अच्छे से प्राप्त करने के बाद उसने शादी कर ली। अब यहाँ पर हाउस होल्ड हो गया, हाउस होल्ड केयर टेकर, तो वो आ गया गृहस्थी। हम बोलते हैं ना गृहस्थ, गृहस्थी चला रहा है अपनी, अच्छी खासी गृहस्थी जो है चल रही है। आज भी शब्द का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आता है वनप्रस्थ, मतलब पार्शियल रिनाउंसिएशन, पार्शियल त्याग करना। पूरी तरीके से त्याग तो नहीं हो सकता है, जो लेटर टाइम होता है अपनी जिंदगी का उसे पार्शियल रिनाउंसिएशन कर रहा है, मतलब थोड़े बहुत त्याग कर रहा है। ठीक है कि अब नहीं, ये चीज की मुझे जरूरत नहीं, ये चीज की जरूरत नहीं। फिर जब और अच्छे खासे लेटर एज में आ जाता है तो संन्यास, मतलब कंप्लीट रिनाउंसिएशन, कंप्लीट त्याग, सारी चीजों का त्याग। फिर कोई चीज का मोह माया नहीं है, एटलीस्ट वो जिंदगी से जा रहा है तो एक खुशी खुशी जाएगा, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी इसके। तो ये 4 जो चीजें हैं, 4 स्टेजेस जो है जिंदगी की, वो देखने को मिलते हैं। तो 4 दिन की जिंदगी, ये 4 दिन की नहीं, 4 स्टेजेस की जिंदगी है। ठीक है, हर एक स्टेज जो है उसकी अपनी ड्यूटी और फंक्शन है। और उसी के साथ साथ ये जो है रिलीजियसली फॉलोड किए जाते थे क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये विमेन के लिए और शूद्रस के लिए अवेलेबल भी नहीं थे। ये शूद्र क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए और शूद्र के लिए ये अप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, बट ऑब्वियसली कि ब्रह्मचार्य, ये सारी चीजें जो है मोस्टली मेल ओरिएंटेड सुनते हैं, मेल ओरिएंटेड ही देखने को मिलता है। तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, बट ऑब्वियसली पेट्रियार्कियल सोसाइटी थी, तो गृहस्थ कौन संभालेगा? पुरुष। पुरुष जो है तो केयर टेकर कौन रहेगा? पुरुष रहेगा। तो वुमेन के लिए वैसे अप्लीकेबल नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें। दूसरा यहाँ पर आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब 4 एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ है उसके 4 एम रहने चाहिए, वो है पुरुषार्थ। ठीक है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आगे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जोर दे रहा हूं मैं, पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ 4 एम है जिंदगी के। आपको यहाँ पर सीधा ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं कि नीचे दिए गए में से आश्रम सिस्टम के कौन कौन से स्टेजेस है लाइफ के, नीचे दिए गए में से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और फिर आपको बताना पड़ेगा। उसमें आपको धर्म, अर्थ ये मिक्स कर दिए जाएंगे, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए पुरुषार्थ नीचे दिए गए में से कौन कौन से पुरुषार्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया कि आपका कंफ्यूजन ना बढ़े। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये ब्रह्मचार्य, गृहस्थ मतलब क्या है? ब्रह्मचार्य मतलब स्टूडेंट एज हो गया, फिर उसका गृहस्थी उसने ले ली है ना। उसके बाद क्या हुआ? पार्शियल रिनाउंसिएशन उसने किया, फिर पूरा संन्यास उसने कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी जिंदगी जो है वो बिताएगा अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ संस्कृत में अगर हम देखें गोल्स ऑफ मैन, एक इंसान जो है, एक पुरुष जो है, उसके क्या गोल हो सकते हैं? 4 पुरुषार्थ कंसिडर किया जाता है। क्या है? धर्म, धर्म मतलब मॉरल ड्यूटी, उसकी जो मॉरल ड्यूटी है। दूसरा अर्थ मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एक उसकी मॉरल ड्यूटी रहती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो रहती है। काम मतलब लव और प्लेजर। और चौथा है मोक्ष मतलब स्पिरिचुअल लिबरेशन। मोक्ष का हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, मोक्ष जो वर्ड है सब मोह माया है ना। तो इस तरीके से 4 पुरुषार्थ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल जो ह्यूमन बींग्स है उसके। ठीक है, 4 पुरुषार्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वर्ण सिस्टम जब हम देखते हैं, पहला हमने क्या देख लिया? आप सोशल लाइफ उनकी किस तरीके की थी, कैसे वो जिंदगी, नेचर किस तरीके का था उनका, सोसाइटी का, ओवरऑल सोसाइटी का नेचर कैसा था। वर्ण सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो अर्ली वैदिक एज अगर हम देखें तो वर्ण सिस्टम जो है किस तरीके की थी, वहां पर क्या इसी तरीके का रिजिड वर्ण सिस्टम था।
कि ये जो इंसान है काम के हिसाब से अगर ये पढ़ा रहा है तो ये ब्राह्मण कहलाएगा, अगर ये लड़ रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, अगर ये व्यवसाय कर रहा है तो ये वैश्य कहलाएगा, अगर ये मतलब ऐसे ही कुछ काम कर रहा है तो शूद्र कहलाएगा। तो यहाँ पर वर्ण सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में कंप्लीटली अलग थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अर्ली वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि वर्ण जो है ये कलर को इस्तेमाल किया जाता था, ना कि सोशल क्लासिफिकेशन को। मतलब कि कौन क्या काम कर रहा है, ये पढ़ाने वाले हैं, ये आचार्य है, ये लड़ने वाले हैं, ये व्यवसाय करने वाले हैं, इस पर बेस नहीं था। ये जो वर्ण सिस्टम है अर्ली वैदिक पीरियड का वो कलर पर बेस था। ऐसा ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहां पर क्या है कि जो बेसिस है इनिशियल डिफरेंशिएशन का वैदिक और नॉन वैदिक पीपल में, उसका ये एक था, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो है वो बर्थ पर बेस नहीं था। जैसे कि जो अगर पढ़ाने वाले हैं, आचार्य है, तो उनका बेटा मतलब ब्राह्मण है, उनका बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। जो मेंबर है फैमिली के वो कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकते थे। मतलब यहाँ पर क्या है, हमें रिजिडिटी देखने को नहीं मिल रही थी, यहाँ पर फ्लक्चुएशंस थे। यहाँ पर आपको जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से आप पढ़ सकते थे, ठीक है। मतलब कैसा है, बेसिकली कलर ओरिएंटेड अगर हम बोले कि कलर पर बेस थे, वैदिक लोग जो है वो फेयर थे, वैदिक लोग जो है वो फेयर थे। नॉन वैदिक इंडिजीनियस लोग, नॉन वैदिक जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, इंडिजीनियस लोग थे, वो डार्क थे। तो इससे डिफरेंशिएशन होता था कि यहाँ पर डार्क है मतलब ये वैदिक लोग नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ण सिस्टम, हमें वर्ण जो है ये टर्म दिया गया था, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो सोशल मोबिलिटी है वो सोशल स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की जो है ये देखने को नहीं मिली थी, इसका अब्सेंस था। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकता था, कोई भी ऑक्यूपेशन, मतलब उसे पढ़ाना है तो पढ़ा सकता था। अगर कोई समझ लीजिए व्यवसाय करने वाला है, उसका बेटा अगर उसने अच्छी खासी ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और अगर वो दूसरों को ज्ञान बांटना चाहता है तो वो कर सकता था, आचार्य बन सकता था। अगर कोई आचार्य है, उनका बेटा है, अगर वो तलवारबाजी में बहुत अच्छा है, अगर उसे लड़ना है तो क्षत्रिय लड़ सकता था। तो इस तरीके से रिजिडिटी नहीं थी, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ वर्ड जो है ऋग्वेदा में इस तरीके का देखने को मिलता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम वर्ण सिस्टम देखते हैं लेटर वैदिक एज की, तो इसमें कैसा था। अब यहाँ पर जैसा हमने नेचर में देखा कि रिजिडिटी थी, याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था रिजिडिटी थी, ये आपको आगे पता चलेगा कैसी थी। तो अब यहाँ पर रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी। अब सोशल सर्टिफिकेशन पर हमें देखने को मिलेगा, काम काज के बेसिस पर हमें देखने को मिलेगा। और अब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये चीज शुरू हो चुकी थी। मतलब कैसा, लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिल रहा था इस तरीके का वर्ण सिस्टम। मतलब अब यहां पर सोशल डिफरेंशिएशन शुरू हो चुका था। सोशल डिफरेंशिएशन मतलब कि अब यहां पर शरीर, माउथ, आर्म्स, थाइज और फिट इस बेसिस पर अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ चुका था। 4 वर्ण हमें देखने को मिल रहे थे, सोशल डिवीजन पर बेस थे, कलर पर बेस नहीं थे, सोशल डिवीजन पर बेस थे। अर्ली वैदिक पीरियड में कलर पर बेस था, लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में सोशल डिवीजन पर बेस्ड हो चुका था। ब्राह्मण्स मतलब प्रीस्ट मतलब उच्च दर्जे के, फिर उसके बाद क्षत्रिय जो रूलिंग क्लास है जो यहां पर लड़ रहे हैं, उसके बाद थाई में कौन आता था, वैश्य जो ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और फिट में शूद्र आते थे जो सर्वेंट्स से सबऑर्डिनेट्स थे। ये सिस्टम आ चुकी थी और ये रिजिड हो चुकी थी। मतलब अब यहां पर क्या था कि अब जो ब्राह्मण है उनका बेटा ब्राह्मण बनेगा, जो क्षत्रिय है उनका बेटा क्षत्रिय बनेगा, जो वैश्य है उनका बेटा वैश्य बनेगा, और जो शूद्र है उनका बेटा शूद्र बनेगा। इस तरीके से रिजिडिटी यहां पर हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। ये फोटो मैंने जानबूझकर यहां पर लगाई है जिससे कि आप प्रॉपरली आपकी आंखें जो है उसे रिकलेक्ट कर ले, आपको ध्यान में रहे कि ब्राह्मण मतलब कौन, क्षत्रिय मतलब कौन, वैश्य मतलब कौन और शूद्र मतलब कौन। शूद्र की हालत हम आगे देखेंगे कि परछाई भी जो है वो सही नहीं जाती थी, इस तरीके की हालत जो है वो हो चुकी थी। 2 हायर क्लासेस ब्राह्मण्स और क्षत्रिय काफी प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, काफी प्रिविलेजेस। आप सोचिए इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी पुरानी वैदिक कल्चर, आप सोचिए इतना पुराना है, लेकिन उसके अंश जो है वो आज भी कायम है ना। आउट ऑफ द 4 वर्ण, 3 जो वर्ण थे मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हें द्विजा कंसीडर किया जाता था। मतलब ये ट्वाइस बॉर्न
2 बार जन्म ले रहे हैं। 2 बार जन्म क्यों? क्योंकि जब भी उनका बेटा पढ़ाई में एंटर कर रहा है, फॉर्मल एजुकेशन में एंटर कर रहा है, तब उसे यहां पर सेरेमनी से गुजरना पड़ता था। एक सेरेमनी होती थी जहां पर उनका जो बच्चा है वो एक फॉर्मल एजुकेशन में एंटर कर रहा है। अब यहां पर आप देखोगे 3 वर्ण की बात हुई है, 4 वर्णों में से 3 वर्ण। जो शूद्र है उनको यहां पर इस वर्ण में, मतलब एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में शामिल ही नहीं किया गया था। वो फॉर्मल एजुकेशन ले ही नहीं सकते हैं। शूद्र जो है उनको ज्यादा से ज्यादा सिविल डिसेबिलिटीज जो है वो सहना पड़ता था। ठीक है, तो ये हमें सोशल लाइफ जो है वो देखने को मिल रही थी। 4 वर्ण हमें पुरुषुकास्त इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है पुरुषास्कुटा, तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर अब आपको पुरुषार्थ जो हमने पढ़ा था उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना कंफ्यूजन हो सकता है, आगे मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, तो यहाँ पर आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस स्लाइड में। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है पुरुषार्थ जो है, जो 4 चीजें हमने देखी थी, मतलब ड्यूटीज, एक जो इंसान है वो क्या चाहिए उसको, वो अलग था। वो जो 4 चीजें हमने देखी थी वो अलग थी। ठीक है, अब और आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो हमने 4 चीजें देखी थी कि क्या क्या, मतलब एक 4 जो स्टेजेस है लाइफ के, वो कंप्लीटली अलग है आश्रम का। ठीक है, पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा हूँ। आश्रम का हमने एक डब्बा देखा था जिसमें हमने 4 दिन की जिंदगी देखी थी, 4 स्टेजेस की जिंदगी देखी थी, है ना, कि मतलब ब्रह्मचार्य फॉलो कर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि अब वो अपनी फैमिली में आ चुका है, फिर उसके बाद पार्शियल संन्यास हो रहा है, फिर पूरी तरीके से संन्यास हो रहा है। वो 4 लाइफ के स्टेजेस थे। उसके बाजू में जो बॉक्स था, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी इमेजिनेशन बढ़ा रहा हूँ। पेपर में इस तरीके से याद करना है आपको। ठीक है, पेपर में इसी तरीके से याद करना पड़ता है। पेपर में आपके दिमाग के आंखों के सामने आनी चाहिए वो सारी चीजें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर आपको बाजू का बॉक्स याद कीजिए, इमेजिन कीजिए बाजू के बॉक्स में जो 4 चीजें लिखी हुई थी वो चीजें हम यहां पर देख रहे हैं, मतलब जो इंसान की ड्यूटी है वो चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट में क्या था, मोक्ष, है ना, वो यहां पर वो पुरुषार्थ में था। अब ये पुरुषार्थ है क्या? नहीं है। ये क्या है? ये है पुरुषास्कुटा। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। 4 वर्ण जो है ये हमें पुरुषास्कुटा में देखने को मिलते हैं। वर्ण, जितने भी वर्ण हमने यहाँ पर देखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमें पुरुषास्कुटा में देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद आ रहा होगा अगर आपको, यहाँ पर जो हमने वर्ण देखे हैं क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर बेस्ड थे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कलर पर नहीं, कलर अर्ली वैदिक पीरियड में था। फिर आश्रम, याद आ रहा है पहला वाला जो टेबल था, पहले वाले टेबल में 4 स्टेजेस की जिंदगी कौन कौन सी थी, ब्रह्मचार्य, है ना, जो स्टूडेंट रूड है उसमें फॉलो करना। फिर गृहस्थ, मतलब अब यहाँ पर जो शादी वादी है वो हो गई, गृहस्थी संभाल रहे हैं। फिर वनप्रथा, मतलब यहाँ पर जो पार्शियल रिनाउंसिएशन है, पार्शियल त्याग कर रहे हैं। फिर संन्यास, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है। ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और फिर पुरुषार्थ, उसके बाजू का जो बॉक्स है हमें पुरुषार्थ देखने को मिल रहा था, ये थी सोशल ड्यूटी। वो कौन सी थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस तरीके से 4 जो है ड्यूटी देखने को मिल रही थी। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने अलग स्लाइड में तीनों को अच्छी तरीके से बाइफरकेट कर दिया कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ जाए। तो ये एक स्ट्रक्चर याद रखिए आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। अब हम आते हैं फैमिली पर। तो सोशल लाइफ में फैमिली जब हम देखते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में फैमिली कैसी थी, तो हेड की जा रही थी गृहपति या फिर जो कुलप है उसके द्वारा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली थी। फैमिली या फिर गृहम जो है या फिर कुला यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। और पेट्रिलियन सिस्टम हमें देखने को मिल रही थी, मतलब यहाँ पर भी पुरुष प्रधान जो है वही सोसाइटी हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, और वही अगर हम लेटर स्टेज की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया जाता था, लेकिन ज्यादा पैट्रिलियन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, ज्यादा पुरुष प्रधान यहाँ पर हो चुका था। उसी के साथ साथ जो महिलाएं हैं जनरली यहाँ पर हाउस होल्ड में ही कन्फाइंड होती थी, यहाँ पर कम था। मतलब पुरुष प्रधान तो सोसाइटी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि जो महिलाएं हैं उनको निचले दर्जे का देखा जाएगा, उनको जो अधिकार है वो नहीं दिए जाएंगे। आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा जब हम वुमेन की कंडीशन देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कितनी पुरुष प्रधान कौन सी सोसाइटी थी, अर्ली वैदिक पीरियड ज्यादा थी या लेटर वैदिक पीरियड ज्यादा थी। लेकिन यहीं से आपको पता चलेगा कि पैट्रियार्कियल जो है ये ज्यादा हो चुका था। ठीक है, विमेन को जनरली कन्फाइंड किया जाता था। फैमिली जो है लार्ज हो चुकी थी विद 3 and 4 जनरेशन लिविंग टुगेदर, ज्यादा फैमिली बढ़ चुकी थी और पेट्रिलिनियर जो पुरुष प्रधान है वो ज्यादा हो चुका था। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रोज ऑफ हार्ट्स डिस्कवर्ड यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, ये जो है बहुत उत्तर प्रदेश में साइट्स हमें देखने को मिली है जिसका यहाँ पर कुकिंग फूड लार्ज फैमिलीज, इसका हमें एविडेंस देखने को मिलता है। अब ये आपके मन में आ रहा होगा ना कैसे पता चला
फैमिली बढ़ चुकी थी। कैसे पता चला कि लोग जो है साथ में रहते थे? तो इस चीज से पता चला था। यहाँ पर हमें साइट जो है ये देखने को मिली है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर मैरिज की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है अर्ली वैदिक पीरियड। मैरिज किस तरीके से हुआ करती थी? तो मोनोगोमी जो है ये यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी। मोनोगोमी मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि एक ही वाइफ, मतलब एक मेल है, उसकी एक ही वाइफ है, एक ही पत्नी है। ठीक है, तो ये हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिल रही थी। पॉलीगैमी जो है ये रॉयल और नोबल फैमिलीज जो है उसमें अक्सर हमें देखने को मिलती थी। मतलब राजा है, उसकी कई सारी रानियां हैं, है ना। तो यहाँ पर रॉयल और नोबल फैमिलीज जो है उसमें ज्यादा हमें पॉलीगैमी जो है ये देखने को मिलती थी। मोनोगैमी और पॉलीगैमी में फर्क पता चल गया ना। मोनोगैमी मतलब एक वाइफ है, पॉलीगैमी मतलब बहुत सारी वाइफ है। ठीक है, वही अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गोत्र है वो आ चुका था। अब आपको गोत्र अभी भी फॉलो किया जाता है, इसलिए आपको पता होगा कि अगर आपका लव मैरिज हो रहा है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और उससे अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो गोत्र जो है वो मिलाया जाता है अक्सर फैमिली के द्वारा। अगर गोत्र सेम है मतलब भाई बहन हो गए, मतलब उनकी शादी नहीं हो सकती है। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र जो है ये यहाँ पर सोचिए आप, आज जो आप गोत्र मिला रहे हो कहाँ उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटरकास्ट मैरिज जो है प्रोहिबिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंटरकास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड, यहाँ पर नहीं होगी। इंस्टीट्यूशन गोत्र मतलब यहाँ पर लिटरली होता है काउपेन। ठीक है, और दी प्लेस यहाँ पर कैटल जो है वो होल क्लैन रखे जाते हैं। यहाँ पर हमें अथर्ववेद जो है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लोग हैं, जो एंसेस्टर है वो किस तरीके के रहे हैं, मतलब हमारे पूर्वज जो है। ठीक है, आज यहाँ पर जो लड़की है वो किसी और की कोख से जन्म ली है, जो लड़का है वो किसी और के कोख से जन्म लिया है, लेकिन इनके जो एंसेस्टर है वो कहीं एक तो नहीं है। अगर वो एक है तो फिर ये तो भाई बहन हो गए, है ना। तो ये मिलाया जाता था, ये देखा जाता था। अगर सेम गोत्र के हैं तो यहाँ पर मैरिज जो है फॉरबिडन थी। आज भी वो चीज हमें देखने को मिलती है, आज भी वो चीज, कोई नई चीज नहीं है इसमें। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में तो मतलब इंटरकास्ट मैरिज ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, ये भी यहाँ पर चालू था। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एजुकेशन सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ मेल टीचर नहीं बल्कि फीमेल टीचर जो है वो भी पढ़ाते थे। मतलब यहाँ पर क्या है, जो मेल है उनकी जिस तरीके से कंडीशन थी तो सेम यहाँ पर विमेन, भले यहाँ पर पुरुष प्रधान सोसाइटी थी अर्ली वैदिक पीरियड की, लेकिन फिर भी महिलाओं को तवज्जो दिया जाता था, महिलाओं को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। अगर उनके पास ज्ञान है तो उन्हें प्रोपोगेट करने दिया जाता था। ठीक है, उसमें मैत्री और गार्गी ये गिफ्टेड स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं। और अर्ली इंस्ट्रक्शन जो है ये ओरली दिए जाते थे, लिखना ज्यादा होता नहीं था, ओरली ही जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाते थे। आज जैसे नोट्स वगैरह बनाते हैं वो कुछ नहीं था, ओरली यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए उस टाइम पे फिर दिमाग में कितना रहता होगा, है ना, कि ओरली सबको याद रह रहा है, ओरली सबको पता रह रहा है। और फिर लेटर वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वर्णाश्रम जो है, उपन्यान जो है, इसका यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और ये कन्फाइंड था सिर्फ 3 अपर वर्ण में। ठीक है, द्विजी कास्ट जो हमने देखा है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो उनको था ही नहीं, पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी। शूद्र जो है वो यहाँ पर एंटाइटल थे ही नहीं एजुकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर उपन्यान जो यहाँ पर आया है, उपन्यान, ठीक है, उपन्यान क्या है, ट्रेडिशन है। ठीक है, जो यहाँ पर एक सेरेमनी होती थी जब बच्चा जो है फॉर्मल एजुकेशन में आ रहा है। जैसे कि मैंने आप पहले भी आपको बताया था ना, जब हम देख रहे थे कि नेचर कैसा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 जो यहाँ पर वर्ण थे वो अगर फॉर्मल एजुकेशन में आ रहे हैं तो एक सेरेमनी होती थी। ठीक है, वो सेरेमनी को कहा जाता है उपन्यान। फिर उसके बाद विमेन की कंडीशन कैसी थी अर्ली वैदिक पीरियड में जब हम देखते हैं तो महिलाओं की कंडीशन किस तरीके की थी। तो जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर ऑनरेबल और डिग्निफाइड पोजीशन एंजॉय करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अक्सर आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, काफी एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में आपको सवाल पूछा गया है महिलाओं की कंडीशन के बारे में अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में। तो यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में आपको ध्यान में रखना है कि भले ही पुरुष प्रधान सोसाइटी थी लेकिन महिलाएं जो है वो ऑनरेबल और डिग्निफाइड पोजीशन एंजॉय किया करती थी। विमेन यहाँ पर एजुकेटेड थी और जो मीटिंग्स है वो भी अटेंड कर सकती थी, जिसे विधाता कहा जाता है। मतलब होता है ना कि एक पेड़ के नीचे यहाँ पर मीटिंग बैठी है, पंचायत बैठी है, उसे विधाता कहा जाता था। तो विधाता जो है वो भी यहाँ पर एंजॉय कर सकती थी, जैसे पॉपुलर असेंबली होती है। उसी के साथ साथ जो मेजर सेरेमनीज थी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्रॉपर्टी ये भी महिलाओं को मिलता था अर्ली वैदिक में। मतलब सोचिए आप सब, इतनी जबरदस्त उनकी पोजीशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। पुरुष प्रधान सोसाइटी होने के बावजूद यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको राइट टू एजुकेशन था, पढ़ाई जो है वो कर सकती थी, राइट टू प्रॉपर्टी उनकी थे,
उसी के साथ साथ यहाँ पर जो विमेन पोएट्स हैं वो भी हमें देखने को मिल रही थी, जैसे कि अपाला हो गया, विश्वरारा हो गया, घोषा हो गए, तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपको नाम भी पूछ लेते हैं। उसी के साथ साथ जो वर्ड है दंपति, वाइफ के लिए और हस्बैंड, यहाँ पर ये इक्वल अथॉरिटी जो है हाउस पर, ये यहाँ पर दिखाता है, दर्शाता है। दंपति आज भी इस्तेमाल होता है ना, दंपति, अगर आपने सुना होगा दंपति आज भी इस्तेमाल करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर दंपति जो है ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि जो घर है, जो हाउस है, उसमें दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर दर्शाता है। तो इस तरीके से हमें अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन की, महिलाओं की कंडीशन देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अर्ली वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो कोई चाइल्ड मैरिज नहीं, जो सती है वो अब्सेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सती प्रैक्टिस नहीं होती थी, अब्सेंट थी, चाइल्ड मैरिज नहीं देखने को मिल रही थी। गर्ल जो है वो फ्री थे कि अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सके। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर वो कन्फाइंड नहीं थी कि आपको यही कास्ट में शादी करना है, लेकिन यहाँ पर भले ही आप आपके मन से चूज कर पा रहे हो किससे आपको शादी करना है, लेकिन डाउरी ये जो है ये यहाँ पर कॉमन था, मतलब वहां पर भी जो हुंडा है, दहेज है, वो वहां पर लिया जाता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर नो डिजायर वॉज एक्सप्रेस्ड फॉर डॉटर्स। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई डिजायर जो है डॉटर्स के लिए एक्सप्रेस नहीं की जाती थी। यहाँ पर द डिजायर जो है वो चिल्ड्रन और कैटल्स, इसके लिए हमें देखने को मिलते थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं विडो मैरिज के भी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो विडो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी वाइफ ने शादी कर ली है और उनके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो फिर से उसकी शादी जो है उसके भी एविडेंसेस देखने को मिले हैं। मोस्टली जो शादी है वो अगर जो पति थे उनके, अगर उनके यंगर कोई भाई है, ठीक है, तो उनसे मोस्टली शादी जो है वो देखने को मिलती है। अब लेटर वैदिक पीरियड में जब हम बात करते हैं तो पूरा पासा पलट गया साहब, यहाँ पे पूरा पासा पलट गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो पोजीशन है महिलाओं की वो डिग्रेड होती चली गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे विमेन जो थी रॉयल फैमिलीज की, वो सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पुरुष प्रधान जो सोसाइटी थी वो अब और ज्यादा पुरुष प्रधान हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो महिलाओं की कंडीशन वो डिग्रेड हो रही जा रही थी। अब यहाँ पर उनको इजाजत बहुत कम मिल रही थी चीजों की। अब यहाँ पर क्या था, पॉलिटिकल राइट्स, जो यहाँ पर असेंबलीज वो अटेंड किया करती थी, जो विधाता यहाँ पर अटेंड किया करती थी, वो अब अटेंड नहीं कर सकती थी, अब उनको घर में रहना पड़ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि उन्हें सबऑर्डिनेट, इंफीरियर कंसीडर किया जा रहा था। यहाँ से आप देख सकते हो कैसे एक स्ट्रेटिफिकेशन आ जाता है, महिलाओं की और पुरुष की एक जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, एक समान माना जा रहा था, दंपति माना जा रहा था। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो डिग्रेड होती जा रही थी महिलाओं के लिए। विमेन को मोस्टली कन्फाइन किया जाता था हाउस होल्ड चोर्स में, और सबऑर्डिनेट पोजीशन जो है वो दी जाती थी। उसी के साथ साथ जो सती है उसके रेयर इंस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस जो है रेयर इंस्टेंस सती के, चाइल्ड मैरिज के हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो सती जो है वो थोड़ी थोड़ी लेटर वैदिक पीरियड में थोड़े थोड़े एविडेंसेस जो है, हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, थोड़े थोड़े एविडेंसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो कोई इंप्रूवमेंट जो है विमेन के स्टेटस में वो हमें देखने को नहीं मिल रही थी। चाइल्ड मैरिज जो है वो अब यहाँ पर कॉमन हो चुका था। अब यहाँ पर अगर हम एथ्रिया देखते हैं, ब्राह्मण्स डॉटर डिस्क्राइब एज सोर्स ऑफ मिजरी। सोर्स ऑफ मिजरी मतलब क्या है कि अगर किसी घर पे बच्ची हो रही है, बेटी हो रही है, तो सोर्स ऑफ मिजरी है। और सोर्स ऑफ ऑल सॉरोज मतलब क्या है कि जो मिजरी है, जो मतलब जो सहते हैं लोग वो, उसी के साथ साथ जो सैडनेस है, जो दुख है, उसका कारण, उसका सोर्स यहाँ पर बेटियों को माना जाता था। किसी घर पे अगर बेटी ने जन्म लिया है तो सोर्स ऑफ मिजरी है, सोर्स ऑफ सॉरो ये माना जाता था। उसी के साथ साथ महिलाएं जो है उन्हें वाइस, डाइस, वाइन इसके साथ रखा जाता था। मतलब आप सोचिए कि महिलाओं की कंडीशन जो है वो किस तरीके की हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब उनका अस्तित्व बचा ही नहीं था, उनका खुद का कुछ एक जो वर्चस्व होता है वो बचा नहीं था। पूरी तरीके से खरीदारी टाइप जो पुरुष है उनके हाथ में महिलाएं आ चुकी थी। तो इस तरीके की सिचुएशन जो पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इतनी अच्छी सिचुएशन थी, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, अब यहाँ पर पूरा पासा पलट चुका था। पूरी सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी थी। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स थे, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर तो हमने जो अलग अलग था अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में वो सारी चीजें देख ली। अब यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स थे जो अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में सेम चीजें थी। वो कौन कौन सी थी जो हमने देखा था? ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम यहाँ पर सेम था,
ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम की जब हम बात करते हैं तो जो मेल है फीमेल है दोनों यहाँ पर अपर और लोअर गारमेंट्स पहना करते थे जो कि कॉटन और वूल से बने हुए होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर है और ये नीचे का पोर्शन है, कॉटन और वूल से बने हुए होते थे, ठीक है। उसी के अपर गारमेंट जो है उसे उत्तरिया कहा जाता था, लोअर जो है उसे अंतरिया कहा जाता था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट जो है ये भी मेन और विमेन इन दोनों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये हो गया ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम के बारे में। दूसरा हमें यहाँ पर एंटरटेनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग क्या किया करते थे, तो यहाँ पर जैसे डायस हमने देखा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कैरियर रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, गैमलिंग जो यहाँ पर गैमलिंग कर रहे हैं, डाइसिंग, म्यूजिक बोलिए, डांस बोलिए, ये यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज काफी ज्यादा फेमस थी। म्यूजिक, वोकल बोलिए, इंस्ट्रूमेंटल बोलिए, ये भी काफी ज्यादा वेल नोन था। तो एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग ये सारी चीजें जो है वो किया करते थे। तो रेसिंग बोलिए, ये सारी चीजें काफी ज्यादा कॉमन थी, ठीक है। फिर अगर हम फूड हैबिट्स देखते हैं तो फूड हैबिट्स में अगर आप देखोगे मेन सीरियल जो है वो यावा, बार्ले है ना, अर्ली वैदिक, और उसी के साथ साथ व्हीट, ये हमें लेटर वैदिक पीरियड में ज्यादा देखने को मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट बोलिए, घी, कर्ड, ये सारी चीजें जो आज भी खाते हैं। उसी के साथ साथ काउ मीट प्रोहिबिटेड था, ठीक है, ये सेक्रेड एनिमल माना जाता था। जो गाय है उसे सेक्रेड एनिमल माना जाता था, इसीलिए जो काउ है उसका मीट खाना वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड था, वो आप नहीं खा सकते थे। एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है ये भी काफी वेल नोन थी। सोमा, सूरा, ये दो पॉपुलर लिकर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में डायस ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेटर वैदिक पीरियड में म्यूजिक का ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एंटरटेनमेंट के मामले में दोनों सेम थे, यहाँ पर कोई ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। यहाँ पर फूड हैबिट्स हो गया। फिर उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन अगर हम देखते हैं तो काफी हाइजीनिक लोग थे, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब इतने हाइजीनिक थे क्योंकि 100 ऑफ ईयर्स वो जगते थे, इतनी उनकी एज थी। तो आप समझ सकते हो कितने हाइजीनिक रहते होंगे, कितने अच्छे तरीके से रहते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो 100 ईयर्स तक उनकी लाइफ हमें देखने को मिल रही थी। उसी के साथ एपिलेप्सी मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कॉमन हमें देखने को मिल रहा था, मतलब कोई बेहोश हो गया है, उस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही थी और चिल्ड्रन को अफेक्ट भी किया करती थी। सुपरस्टिशन हमें देखने को मिलता है। सुपरस्टिशन शुरू कहाँ से हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले भी अगर हम देखें क्या चालकोलिथिक एज में हमें कुछ ऐसे तावीज वगैरह टाइप की चीजें देखने को मिली है? याद कीजिए, कनेक्ट करना है हमें, कनेक्ट करते हुए चलना है सारी चीजों को। तो ये जो सुपरस्टिशन है ये भी देखने को मिल रहा था। मैजिक चार्म, ये भी यहाँ पर डिसीजेस को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया, ये भी इस्तेमाल होता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो गॉड है उसको प्रे करना, क्लीनलीनेस ये उनका पैशन था, इसलिए इतना जग सकते थे वो लोग, है ना। स्वच्छ भारत आज भी हम कर रहे हैं, क्लीनलीनेस उस टाइम से चलता आ रहा है, वो पैशनेट थे उस चीज के लिए कि साफ सुथरे रहना है। उसी के साथ साथ जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर गृह सूत्र देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मतलब किस तरीके से किस मैनर में घर रहेगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट था। जैसे आज हम समझ लीजिए एकदम लेमन लाइफ में वास्तुशास्त्र जो हम देखते हैं आज भी, है ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट था, किस तरीके से गृह सूत्र जो है वो रहना चाहिए। गेस्ट, अतिथि, उनको वेलकम किया जाता था। स्पेशल गेस्ट, गुरुज हो गए, किंग हो गए, फादर इन लॉ हो गए, स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती थी। अतिथि देवो भव, है ना, वो आज तो हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन उस टाइम पर उसे जीते थे वो लोग। उसी के क्लीनलीनेस ये उनका पैशन था, जैसे हमने देखा है। वैदिक मंत्र, डेली बाथ, वैदिक मंत्र था, मतलब उनका एक मंत्र था, क्या करना है, रोज नहाना है, अपने जो पैर है, हाथ है, वो उसे प्रॉपर तरीके से धोते रहना है, प्यूरिफाई करते रहना है, ठीक है। ये उनका रिचुअल था, इसीलिए ज्यादा वो जिया करते थे। आज आ ही गया है ना कि जो पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस है, पेंडेमिक है, हाथ धोते रहो, अपना जितना साफ सुथरा रहना है उतना रहते रहो, इससे क्या होगा कि हम बीमारियों से दूर रहेंगे। उसी तरह उस जमाने में भी था कि भैया साफ सुथरे रहो, बीमारियों से दूर रहो, है ना। तो ये उनका एक पैशन हमें देखने को मिलता था क्लीनलीनेस का, ठीक है। चलिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हमें यूनिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, सोशल लाइफ में भी, कि फैमिलीज, उसके बाद क्लैंस, है ना, उसके बाद जन जो ट्राइब्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हमें जो यूनिट्स है उसी तरीके के देखने को मिलते हैं। मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ पर कुल या फिर फैमिली, ये बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट। उसके बाद थोड़ा अगर हम आगे जाते हैं या थोड़ा और ज्यादा फैमिलीज जो है वो मिलती है तो हमें विलेज जो है वो देखने को मिलता है, या फिर ग्रामा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद विसु, और फिर जना या फिर ट्राइब जो है, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक हायरार्की आपको समझ में आ गई। सबसे नीचे क्या है? फैमिली, उससे ऊपर विलेज है, उसके ऊपर विसु है, उसके ऊपर जना या फिर ट्राइब है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम जना या ट्राइब की बात कर रहे हैं
तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जन और ट्राइब को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई रहता होगा। मतलब हर इसका मतलब बेसिक यूनिट जब हम फैमिली देख रहे हैं उसका भी कोई ना कोई हेड रहता होगा, विलेज का भी कोई ना कोई हेड रहता होगा, विसु का भी कोई ना कोई हेड रहता होगा, और जो जन ट्राइब है उसका राजा यानी उसका भी कोई ना कोई हेड जो है वो रहता होगा। तो यहाँ पर जब हम हेड्स की बात करते हैं तो हमें इस तरीके के हेड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब कि फैमिली का अगर हम हेड देखते हैं तो हमें कौन देखने को मिलता है, कुलपा या फिर गृहपति। फिर उसके बाद विलेज या फिर ग्रामा। देखिए यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तक मैट्रियार्कियल सोसाइटी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन जब हम वैदिक एज की बात करते हैं तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। अब पैट्रियार्कियल सोसाइटी जो अर्ली वैदिक एज है उसमें कम था उसका प्रभाव, लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक एज में जाते हैं प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर उसी तरीके के हमें लीडर्स देखने को मिलेंगे, फैमिली का बट ऑब्वियसली कुलपा गृहपति है ना, और फिर उसके बाद जब विलेज की बात करते हैं तो ग्रमानी, उसके बाद विसु की बात करते हैं तो विश्वपति, और फिर उसके बाद जन ट्राइब की बात करते हैं तो राजन या फिर किंग, मतलब जो राजा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो जन या फिर ट्राइब है ये मोस्टली ट्राइबल किंगडम हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, यहाँ पर कोई बड़े जैसे राजा रजवाड़े हमें जिस तरीके की इमेजिनेशन रहती है वैसे नहीं, यहाँ पर जो भी किंगडम थे वो ट्राइबल किंगडम हमें देखने को मिलते थे। और वो भी कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भारतास, पुरास, यदूस है ना, मात्र्यास। तो इस तरीके से हमें जो ट्राइबल किंगडम है ये देखने को मिलते थे। और ट्राइबल किंगडम को हेड कौन कौन चलाता था, तो जो राजन है जो किंग है वो यहाँ पर इसके हेड रहते थे। तो ये भी जो ट्राइबल किंगडम है इनके नाम भी आपको अच्छे तरीके से पता रहना जरूरी है, ये भी आपको पूछ लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम अर्ली वैदिक एज जो है फंक्शन किस तरीके से किया करते थे। जो हमने ट्राइबल किंगडम है वो तो देख लिए, लेकिन ये फंक्शन किस तरीके से किया करते थे। तो जो किंग है जो राजन है यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर था टू द मोनार्कियल फॉर्म। मोनार्कियल फॉर्म मतलब एक जो है वो राजा, राजा बोले दाढ़ी हाले, राजा जैसा बोलेगा वैसा ही सब कुछ चलेगी, जैसा राजा बोलेगा वैसा प्रजा चलेगी। तो एक मोनार्कियल, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी कि लोग जो है वो कुछ बता रहे हैं राजा उस हिसाब से चल रहा है, राजा जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन फाइनल रहेगा। मिलिट्री टेक्निक जो है ये काफी एडवांस थी, इसमें जो कैरियट है ये हॉर्स जिसे ड्राइव किए जाते हैं ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। अब एडमिनिस्ट्रेशन जब हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें राजा को कौन असिस्ट करता था। जैसे कि आज अगर हम आज का स्ट्रक्चर लेते हैं हमारे भारत का, जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री ये मोनार्की है क्या, जी नहीं, मोनार्की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। अगर जो प्रधानमंत्री है वो राजा कहलाते तो फिर बट ऑब्वियस है कि आज जैसे उनके अंडर में अलग अलग लोग हमें देखने को मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये सब, तो उस टाइम पर भी राजा को असिस्ट करने के लिए अलग अलग हमें लोग दिखाई देते थे। अब ये जो है ना ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ लेंगे कि इसको क्या कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुरोहित या फिर प्रिस्ट, उसी के साथ साथ सेनानी है ना, या फिर कमांडर ऑफ आर्मी, उसी के साथ साथ पॉपुलर बॉडीज। पॉपुलर बॉडीज कौन सी थी, तो पॉपुलर बॉडीज हमें देखने को मिलती है सभा और समिति। सभा मतलब क्या है, सभा मतलब है काउंसिल ऑफ एल्डर्स। तो ये जो दो बॉडीज है ये यहाँ पर असिस्ट किया करती थी किंग को, और किंग को जो भी डिसीजन लेना है ये बॉडीज के थ्रू लेना पड़ता था। अगर हम मिलिट्री साइड की बात करते हैं तो मिलिट्री साइड में राजा जो है वो किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, तो इसमें विधाता मतलब ट्राइबल असेंबलीज, उसी के साथ साथ व्रजापति मतलब जो पेस्टोरल लैंड जो है उसे मैनेज किया करते थे, कुलपा मतलब जो फैमिली का हेड होता है वो, और उसी के साथ साथ ग्रमनी। तो इस तरीके से जो मिलिट्री असिस्टेंस है ये यहाँ पर राजा को मिलता था। और एक चीज जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि किंग जो है अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड में एब्सोल्यूट पावर उसके पास नहीं थी। मतलब कि खुद उसे लग रहा है कि मेरे को ये करना है तो वो कर लेगा, ऐसा उसके पास पावर नहीं थी, बल्कि उसे कंसल्ट करना पड़ता था सभा और समिति के साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो इस तरीके से ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोला जा सकता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा है उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जब राजा है तो बट ऑब्वियस है कि राजा को एब्सोल्यूट पावर रहेगी, लेकिन जी नहीं, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। जितना सिंपलिस्टिक हो सके आपकी नजरों में बैठकर वो याद रहे उतना सिंपलिस्टिक वे में डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में हम जब बैटल्स देखते हैं, जब यहाँ पर बात की जा रही है मिलिट्री असिस्टेंस की, राजा को मिलिट्री असिस्टेंस मिलता था, तो सीधी सी बात है कि मिलिट्री असिस्टेंस मतलब किसी ना किसी से लड़ाई जो है वो किया करते होंगे। तो अब लड़ाई किससे करते थे, जो फाइटिंग है वो किससे करते थे,
तो आर्यंस जो है ये मोस्टली 3 काइंड्स ऑफ बैटल में एंगेज हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो बैटल है वो किसके लिए रहती थी? क्या वो पैसों के लिए रहती थी? क्या वो टेरिटरीज के लिए रहती थी? जी नहीं। जो बैटल्स है वो रहती थी कैटल वेल्थ के लिए। देखिए उस जमाने में जो कैटल है, जो गाय है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और इसीलिए जिसके पास जितनी ज्यादा गाय रहेगी वो इतना समृद्धवान है, ऐसा पाया जाता था। इसीलिए जो कैटल वेल्थ है उसके लिए लड़ाई हमें देखने को मिलती थी, टेरिटरियल पोजीशन के लिए नहीं कि ये जो टेरिटरी है वो हमको दे दो, ये टेरिटरी हमको चाहिए, जितना ज्यादा टेरिटरी रहेगी उतना बड़ा राजा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। कैटल्स पर सब कुछ अवलंबन रहता था, इसलिए कैटल्स के लिए जो फाइट है वो हमें देखने को मिलते थे। तो कौन सी फाइट थी? तो प्री आर्यंस जो है उनके साथ फाइट हमें देखने को मिलती थी, मतलब जो लड़ाई है वो हमें देखने को मिलती थी, बैटल्स देखने को मिलती थी। आर्यंस किसके साथ लड़ते थे? प्री आर्यंस के साथ। ठीक है, रेफर किया जाता है एज अ दसस या फिर दस्यूस। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए जो नाम होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसलिए रिवीजन करते रहिए, बार बार इस चीज की रिवीजन करते रहिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा। और उनमें आपस में भी लड़ाई किया करते थे। मतलब यहाँ पर क्या है, जो 10 किंग्स हमने देखे हुए हैं, है ना, जो अलग अलग रजवाड़े हमने देखे हैं, तो उनमें भी यहाँ पर आपस में लड़ाई होती थी, लेकिन लड़ाई टेरिटरियल पोजीशन के लिए नहीं होती थी, बल्कि जो कैटल वेल्थ है उसके लिए होती थी। उसी के साथ साथ जो पानीज है उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर लड़ाई की जाती थी। अब ये लोग क्या करते थे कि जो कैटल्स है आर्यंस की, उन्हें छुपा देते थे। कहाँ छुपा देते थे? तो फॉरेस्ट में छुपा देते थे। इसी वजह से उनकी एनिमिटी जो है वो बढ़ गई और फिर उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर बैटल्स हमें देखने को मिली। और यहाँ पर जो बैटल्स है वो किस तरीके से डिराइव किए हुए हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गविस्ती, गोसु, गव्यात, है ना, गव्या, तो इस तरीके से गाय, है ना, तो इसी पर्सपेक्टिव में हमें यहाँ पर लड़ाई जो है वो देखने को मिलती थी। मतलब कैटल जो है, गाय जो है, उसी संदर्भ में हमें जो लड़ाई है वो देखने को मिलती थी। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और फिर जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो किंग जो है उसे गोपति या फिर गोपा जो है वो कहा जाता था। मतलब क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ काउस। मतलब देखिए जो नाम है वो भी किसके इस पर रखा गया है, काउ का प्रोटेक्टर, उसे कहा जाता था किंग, मतलब गोपति, गोपा। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपति का ऑफिस जो है वो हेरिडेटरी नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वो हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी मतलब क्या कि जो राजा है उसका बेटा राजा ही बनेगा, उसका बेटा राजा ही बनेगा। अब ये याद कैसे रखना है? तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई कि ये हेरिडेटरी नहीं था। लेकिन क्यों नहीं था ये हमें पता चलता है जब हमने सोशल लाइफ देखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है, वर्ण सिस्टम जो हमने देखी थी ना, वर्ण सिस्टम मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था वो रिजिड था क्या? नहीं था। इनफैक्ट ये तो कलर पर बेस्ड था, ये तो सोशल सर्टिफिकेशन था भी नहीं। फिर लेटर वैदिक पीरियड जो है उसमें रिजिड हो जाता है, मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा, है ना, वैश्य का बेटा वैश्य रहेगा। तो इस तरीके से रिजिड हो चुका था। तो जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो राजा का बेटा है वो क्षत्रिय भी बन सकता है, वो ब्राह्मण भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जो उसको ऑक्यूपेशन अपनाना है वो ऑक्यूपेशन वो अपना सकता है। अब यहाँ पर सोसाइटी जो है वो आइडियल सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर थेफ्ट, जो बर्गली है, ये सब भी चीजें हमें देखने को मिलती थी। और इसीलिए राजा जो है वो खुद के जो सिपाही है, जो खुफिया एजेंट्स है, वो भेजा करता था, जिससे कि जो लोग हैं उनके बीच में और रहकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो राजा तक पहुंचा सके। कोई भी कोड ऑफ लॉ जो है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता था। कोई भी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी वहां पर नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब क्या है कि जैसे आज हम देखें तो स्पेशली आर्मी हमें देखने को मिलती है, तो उस तरीके से उस टाइम पर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। मतलब जब उन्हें लड़ाई करना है तब वहां पर ले लिया उन्होंने, हाँ चलो भैया लड़ाई करने जाना है, चलो चलो लड़ाई करने जाते हैं। और स्टैंडिंग नहीं रहती थी कि खड़े ही है वहीं पर, ये पर्टिकुलर आर्मी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी के साथ साथ जो जन है, जो लोग हैं, उनके बिहाफ में राजा जो है वो यहाँ पर फाइट करता था। तो ये हमें अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो राजा का रोल है, वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड की हम बात करते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप देख सकते हो जो सोसाइटी है वो विकसित हो गई थी, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले सोशल जो फैक्टर है उसके बारे में रूबरू करवाया कि सोशल फैक्टर किस तरीके से था, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। तो अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने ट्राइबल सेटलमेंट, ट्राइबल किंगडम, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्राइबल किंगडम से और ज्यादा विकसित हो चुके थे। अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमें ट्राइबल किंगडम्स देखने को मिल रहे थे, तो अब यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में और वो ज्यादा विकसित हो चुके थे। मतलब अब यहाँ पर पिकाचू जो है वो पोकेमॉन में विकसित हो चुका था। अब यहाँ पर जनपदस, लार्जर किंगडम जो है वो देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर जो ट्राइबल सेटलमेंट है वो रिप्लेस हो गई थी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर किंगडम से। रॉयल पावर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी थी। अब यहाँ पर क्या था,
जो जनस है उससे अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है जनपाडास में। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जनस जब एक साथ मिलते हैं तो जनपाडास हमें देखने को मिलता है। किंग जो है ये यूजुअली क्षत्रिय से बिलोंग होता हुआ हमें देखने को मिलता था। मतलब जो क्षत्रिय है वो यहाँ पर राजा जो है वो बनता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है कि अब ये ऑलमोस्ट हेरिडिटरी था। मोनार्क तो था ही, पहले भी मोनार्क देखने को मिल रहा था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये हेरिडिटरी था क्या? जी नहीं। लेकिन अब ये हेरिडिटरी हो चुका था। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, अब ये हेरिडिटरी हो चुका था। और इसका कारण हमें वो भी देखने को मिलता है कि सोशल लाइफ में हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये काफी रिजिड हो चुका था। और फिर यहाँ पर बिग टाइटल्स जो है, राजा को बिग टाइटल्स यहाँ पर दिए जाते थे, जैसे कि एकराज, सम्राट, है ना, सोल रूलर, इस तरीके से बड़े बड़े टाइटल जो है वो दिए जाते थे। अगर हम राजा की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो टर्म है राष्ट्र, ये सबसे पहली बार लेटर वैदिक पीरियड में अपीयर होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र, राष्ट्र जो हम आज बोलते हैं कि राष्ट्र हित में सब कुछ होना चाहिए, तो राष्ट्र जो है ये सबसे पहले टर्म कब अपीयर हुई थी? तो लेटर वैदिक पीरियड में अपीयर हुई थी। जो वॉर है वो अब यहाँ पर काउस के लिए फॉट नहीं किए जाते थे। अगर हम देखें अर्ली वैदिक पीरियड में तो फॉट काय के लिए किए जाते थे बैटल्स? तो कैटल वेल्थ के लिए, गाय के लिए। लेकिन अब यहाँ पर गाय के लिए नहीं, टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए जो बैटल्स है ये फाइट की जाती थी। ठीक है, उसी के साथ साथ जो राजा है अब उसके पास स्टैंडिंग आर्मी आज भी मौजूद नहीं थी। अगर आप देखो पूरे वैदिक पीरियड में, जो अर्ली वैदिक पीरियड हो या लेटर वैदिक पीरियड हो, स्टैंडिंग आर्मी राजा के पास नहीं थी। ये एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी हमें देखने को मिलती है। ट्राइबल यूनिट्स ये यहाँ पर मस्टर्ड किए जाते थे वॉर के टाइम पर कि चलो चलो भैया हमें लड़ना है, चलो तैयार हो जाओ, चलो चलो लड़ने के लिए चलो, इस तरीके से। राजा जो है वो यहाँ पर रिचुअल्स, उसकी पावर जो है उसे फर्दर एनहांस करने के लिए, राजा की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, राजा का साम्राज्य बढ़ाने के लिए कुछ रिचुअल जो है वो भी किए जाते थे, जैसे कि राजासूया, उसी के साथ साथ वचपिया, अश्वमेध। तो इस तरीके से किया जाता था। अश्वमेधा आपने कई बार सुना भी होगा। तो आज हम यहाँ पर देख लेते हैं वो क्या है। तो ये जो 3 टाइप ऑफ यज्ञस हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि राजा की पावर को बढ़ाने के लिए, राजा के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किए जाते थे। तो यहाँ पर जब हम राजासूया देखते हैं तो राजासूया मतलब क्या होता है कि ये रॉयल कंजर्केशन होता है जो कि सुप्रीम पावर जो है किंग पर वो दी जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सब एक साथ, जैसे कि एक पूजा आराधना होती है ना, कि उस तरीके सब एक साथ आएंगे जितने भी ब्राह्मण है, और फिर जो राजा है उसकी पावर को सुप्रीम बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और फिर यहाँ पर वजपेय जो है वो हमें देखने को मिलता है। वजपेय में क्या होता था, जो भी किंग्समैन है वो यहाँ पर रेस लगाते थे। इस तरीके की रेस जो है वो हमें देखने को मिलती थी। और जो रेस है उसमें क्या होता था कि जो भी किंग्समैन है वो जो रेस लड़ रहे हैं, जीत गया रॉयल चैरियट, है ना। तो इस तरीके से जो रॉयल चैरियट है वो यहाँ पर रेस जो है वो जीत जाता था। और फिर अश्वमेध, अश्वमेध जो है ये आपने कई बार सुना भी होगा। मतलब यहाँ पर अनकंशन कंट्रोल जो है टेरिटरी पर, एरिया पर, वो देखने को मिलता था। रॉयल हॉर्स, रॉयल हॉर्स जो है उसे छोड़ दिया जाता था और वो रॉयल हॉर्स दौड़ते दौड़ते जिस भी किंगडम में जाएगा, जिस भी राजा के साम्राज्य में जाएगा, वो साम्राज्य उस राजा का हो जाएगा, जिसका वो घोड़ा है उसका हो जाएगा। और अगर किसी ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश की फिर उसके बाद उसे फाइट करना पड़ता था। मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरा कोई साम्राज्य है, मैंने यहाँ पर मेरा अश्वमेध जो है वो छोड़ दिया है, और फिर वो ये किंगडम में गया, ये किंगडम में गया, उस राजा ने रोका नहीं, रोका नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी सोवर्निटी मुझे दे दे रहा है। और फिर उसके बाद इस किंगडम में जाने के लिए उसको रोक दिया गया, तो फिर उस किंगडम को मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है अश्वमेध। तो ये 3 यज्ञ जो है ये हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि जो राजा है उसकी पावर, उसकी सुप्रीमेसी यहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए ये रिचुअल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स है जैसे कि पुरोहिता, सेनानी, ग्रामानी, है ना, ये जो हमें देखने को मिले थे ये कंटिन्यूड थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरीड आउट किया जाता था विलेज असेंबलीज के द्वारा। लोअर लेवल पर असेंबली जो है डोमिनेटेड किससे डोमिनेटेड थी? बट ऑब्वियस है नोबेल्स, जो अमीर अमीर लोग हैं, जो उच्च दर्जे के लोग हैं, उनसे पूरी भरी पड़ी थी। नए ऑफिशियल जो है ये भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। मतलब पुराने तो थे ही, लेकिन पुराने जो लोग थे उनका यहाँ पर जो ताकत है, उनकी जो पावर है वो कम कर दी गई थी। नए ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हो गए थे जिसमें ट्रेजरी ऑफिसर्स,
टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर्स, ये सब भी इसमें इंक्लूड हो चुके थे। उसी के साथ साथ जो समिति थी, सभा थी, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर डिमिनिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, जब सोशल लाइफ हमने देखी थी, जो महिलाएं हैं, विमेन है, उनकी कंडीशन के बारे में हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो महिलाएं हैं, विमेन है, उनकी कंडीशन काफी अच्छी थी। मतलब कि इक्वालिटी देखने को मिलती थी, भले ही पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इक्वालिटी हमें देखने को मिलती थी। जो विधाता है वहां पर वो बैठ सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में उनकी जो हालत है वो खराब होती गई, है ना, डिमिनिश होती गई। और यहाँ पर क्या हुआ, जो विधाता है उस पर भी अब कब्जा यहाँ पर नोबेल्स का आ चुका था, है ना, जो उच्च दर्जे के लोग हैं उनका आ चुका था। इसलिए विमेन जो है अब वो यहाँ पर परमिट नहीं करते थे जो असेंबली से उसे अटेंड करने के लिए। विधाता जो ट्राइबल असेंबली है वो भी यहाँ पर डिसअपियर्ड हो चुकी थी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक लाइफ पर। तो इकोनॉमिक लाइफ की जब हम बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में एलिमेंट्स जो है और लेटर वैदिक पीरियड में एलिमेंट जो है कौन कौन से देखने को मिलते हैं? नेचर, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद रेवेन्यू किस तरीके का था, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोग क्या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखा करते थे, ट्रेड और कॉमर्स जो है वो उनका किस तरीके का था। तो इन भागों में हम अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक नेचर की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड को हम साइमल्टेनियसली समझेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड की, तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है सोसाइटी, ये पेस्टोरल सोसाइटी थी, हमने देखी थी। जो सोशल लाइफ है उसी में हमने कवर किया था। पेस्टोरल लाइफ थी, कैटल रियरिंग जो है ये हमें देखने को मिलती थी, डोमिनेंट एक्टिविटी थी। एग्रीकल्चर इनकी सेकेंडरी एक्टिविटी थी। लेकिन वही जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो फिर वहां पर एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो जाता है? प्राइमरी एक्टिविटी उनकी बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि परमानेंटली सेटल जो है नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं और फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हुए हमें नॉर्थ इंडिया में वो देख पाए जाते हैं। लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो मेन फैक्टर जो एक्सपांशन का वो था नॉलेज एंड यूज ऑफ आयरन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लेटर वैदिक पीरियड का था उनके एक्सपांशन का, वो क्या था? जो आयरन है उसका इस्तेमाल, उसका नॉलेज रहना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसमें भी वो लोग उससे क्लियर किया करते थे। जो कल्टीवेशन है उसके लिए ज्यादा जमीन जो है वो लिया करते थे। ठीक है, जो फॉरेस्ट है उसकी जमीन क्लियर करके वहां पर कल्टीवेशन जो है किया करते थे। सोसाइटी जो है वो लार्जली रूरल थी। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की भी बात करते हैं तो लार्जली रूरल थी। अब वो जब पूरा सिनारियो खत्म हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पर कुछ ट्रेसेस हमें अर्बनाइजेशन की भी देखने को मिलते हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिलता है पेस्टरलिज्म जो है ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। अभी ही हमने देखा है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये प्रैक्टिस की जाती थी। उसी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम यवा या फिर बार्ले, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि अक्सर आपको जो टर्मिनोलॉजीज है वो पूछी जाती है, तो आपको पूछा जाएगा अर्ली वैदिक पीरियड में जो बार्ले है उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो उसे यावा ये नाम से जाना जाता था। नथिंग अबाउट अदर ग्रेन जो है वो मेंशन किया गया है, कोई भी और ग्रेन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। ऋग वैदिक लोग जो है वुडन प्लग का इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका बन जाता है। और उसी के साथ साथ लाइवलीहुड फॉलो करने के लिए चीफ मीन्स क्या था? तो एग्रीकल्चर था और फॉलोड बाय एनिमल हस्बेंडरी। मतलब एनिमल हस्बेंडरी है, मतलब डोमेस्टिकेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। कल्टीवेशन जो है काफी ज्यादा एडवांस था। इनको मैन्यूअर, मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है इसका भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा नॉलेज था, ये प्रैक्टिस भी की जाती थी। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो अलग अलग क्रॉप्स है उसका इस्तेमाल करना, मिक्स क्रॉपिंग बोलिए। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब यहाँ पर एक क्रॉप आपने लगा दिया, दूसरा क्रॉप आपने लगा दिया, है ना, इस तरीके से। मतलब पहली बार आपने कपास लगा दिया, दूसरी बार में आपने राइस लगा दिया, तीसरी बार में आपने, इस तरीके से जो मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इस तरीके से भी उनको जो चीजें हैं वो उसके बारे में पता था। और बार्ले और व्हीट, व्हीट को क्या बोला जाता है? गोधुमा। राइस को क्या कहा जाता है? व्रीही, है ना। तो ये जो है इसके बारे में भी इनको काफी ज्यादा नॉलेज था और ये भी वो ग्रो किया करते थे। कल्टीवेशन जो है आयरन प्लग के जरिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वुड था, यहाँ पर हमें आयरन जो है वो देखने को मिलता था। यहाँ पर खैर ये नहीं है, लेकिन आयरन जो है उसका यहाँ पर प्लगिंग, उसके थ्रू प्लगिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। उसके बाद डोमेस्टिकेशन अगर हम देखते हैं तो आर्यन जो है वो डोमेस्टिकेशन भी किया करते थे एनिमल्स का। अब यहाँ पर हमें हॉर्स जो है वो देखने को मिलता है ना। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ हिस्से में हमें यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डोमिनेंटली हॉर्सेस जो उसका हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर एविडेंसेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो वैदिक एज है इसमें देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर हॉर्सेस बोलिए, ड्रॉट बोलिए, ऑक्स, डॉग, गोट, शीप, बफेलो, ये सब देखने को मिलते हैं। कैटल जो है इन जनरल, काउ इन पर्टिकुलर, ये मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। मतलब कि जो भी वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके बदले में कैटल्स को एक्सचेंज किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर वेल्थ जो है वो किसको समझा जाता था? कैटल्स को समझा जाता था। गाय जो है, काउ जो है, उनको समझा जाता था। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट जो है ये भी, उसका भी लेन देन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिफ्ट जो है प्रीस्ट को वो दिए जाते थे इन द नंबर ऑफ काउस, और विमेन स्लेव्स जो है उसके भी इसमें। लेकिन जो लैंड है उसके मेजरमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। उसी के साथ साथ दुहित्री, ये जो टर्म है इस्तेमाल की जाती थी डॉटर्स, क्योंकि यहाँ पर वो जो है काऊ का मिल्क जो है वो यहाँ पर लेती थी। तो इस तरीके से दुहित्री जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। ये भी आपको सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या है या फिर किसके लिए डिनोट की जाती थी। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी पर। तो जब हम सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन जो है एक्सटेंसिवली यूज नहीं होता था। हालांकि आयरन का इस्तेमाल होता था लेकिन एक्सटेंसिवली ज्यादा यूज नहीं होता था। लेकिन लोग जो है कॉपर से अच्छा खासा फेमिलियर थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो मेटलर्जी है उसके भी बहुत कम रेफरेंसेस जो है वो हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो आयरन का इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिवली बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर टीन, लीड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, कॉपर, ये भी काफी ज्यादा वेल नोन थे, इनका भी इस्तेमाल होता था। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिफाइड हो चुकी थी और ग्रेटर स्पेशलाइजेशन के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। मतलब जो भी चीज बनाई जाती थी काफी स्पेशलाइज तरीके से बनाई जाती थी, काफी अच्छे तरीके से बनाई जाती थी। और यहाँ पर कॉपर जो है उसे आयास कहा जाता था। तो देखिए टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। कॉपर को क्या कहा जाता था? आपको सीधा मैच द पेयर में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉपर दे दिया गया, यहाँ पर आपको गोल्ड दे दिया गया, यहाँ पर आयरन दे दिया गया, और इनको किस नाम से जाना जाता था? तो कॉपर जो है उसे आयास, गोल्ड जो है उसे हिरण्या, आयरन है उसे श्यामा, है ना, या फिर कृष्णायास। तो इस तरीके से कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी, और अगर हम फर्दर जाते हैं तो ऑक्यूपेशन, उसमें हमें गोल्ड स्मिथ का, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, मेटल आ चुका है। मेटल आ चुका है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स है वो बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ लगेगा। तो गोल्ड स्मिथ बोलिए, ये हमें देखने को मिलता था। कारपेंटर का जो क्लास है वो यहाँ पर आ चुका था, जो यहाँ पर चैरियट, कैरियट जो है वो बनाते थे। उसी के साथ एग्रीकल्चर होती थी, तो प्लग करने के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो यहाँ पर बनाई जाती थी। उनको यहाँ पर स्पेशल स्टेटस, स्पेशल दर्जा जो है वो भी दिया जाता था। कपड़े वो पहना करते थे, इसीलिए विविंग, स्पिनिंग जो है ये भी हमें देखने को मिल रहा था। सब्सिडरी इंडस्ट्रीज जो है उसमें डाइंग बोलिए, उसमें एम्ब्रॉयडरी बोलिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा था, कपड़े और ज्यादा इवॉल्व हो रहे थे। यार ये अच्छा लगेगा, ये करेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो ये इवॉल्व होता जा रहा था। क्लास ऑफ पोट्री जो है ये यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ वेसल्स बोलिए, डोमेस्टिक यूज के लिए ये यहाँ पर बनाए जाते थे। फिर जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उसमें मेटल वर्क, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हो गया, कॉपर स्मिल्टर्स हो गए, ये हमें देखने को मिलते हैं। लेदर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेदर वर्क जो है ये भी यहाँ पर आती थी। कारपेंट्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी नॉलेज यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जो डाइवर्स आर्ट है, क्राफ्ट्स है, ये भी यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते थे। पॉटरी, अब जब हम पॉटरी की बात करते हैं, देखिए काफी मतलब स्टोन एज से पॉटरी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन पॉटरी का इवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर यूएसपी देखें हम वैदिक एज की, तो हमें देखने को मिलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, पेंटेड ग्रे वेयर ये यूएसपी थी वैदिक एज की। ठीक है, जैसे कि हमने रेड एंड ब्लैक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखी थी पोट्री, तो उस तरीके से इसका ये खास चीज हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, आयरन फेस जो है, आयरन फेस कल्चर, ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोट्री जो है वो यहाँ पर बनाई जाती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो अलग अलग पोट्री का इस्तेमाल होता था। लेटर वैदिक कल्चर जो है उसे PGW भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, आयरन फेस कल्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो पेंटेड ग्रे वेयर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फिर उसका ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, उसी के साथ साथ रेड वेयर। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेवेन्यू सोर्सेस की, कि पैसा उनके पास आता कहाँ से था। जैसे आज कहाँ से पैसा आता है सरकार के पास, तो आज वो टैक्सेस जो है वो लेते हैं, है ना। तो उस जमाने में भी क्या टैक्सेस सिस्टम थी। तो जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं और लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन, रेगुलर रेवेन्यू कलेक्शन देखने को नहीं मिलता था, कि जैसे कोई टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं। ऐसा अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें जो टैक्सेस है वो देखने को मिलते हैं, मतलब कलेक्शन जो है टैक्सेस का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन था, वॉलंटरी ट्रिब्यूट था,
उसके जरिए जो चीजें हैं वो मेंटेन की जाती थी, जो किंगडम है उसे मेंटेन किया जाता था। और जो भी यहाँ पर बैटल्स खेला करते थे, बैटल में जो भी जीतते थे उसके बिहाफ में, उसके भरोसे पर यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो भी यहाँ पर साम्राज्य चलाना है वो चलाया जाता था। अब यहाँ पर जो राजा है वो वॉर फाइट करते थे जना के बिहाफ में, और इन रिटर्न यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो दी जाती थी। ये वॉलेंट्री था, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन लोग जो है वो दिया करते थे। लेकिन कोई भी प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलती थी। वही जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर आ चुकी थी, टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, तो जो संग्रही है उसके थ्रू यहाँ पर टैक्सेशन जो है वो कलेक्ट किए जाते थे। इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैश्यस है वो यहाँ पर ओनली ट्रिब्यूट पेयर्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए क्या हो रहा है, जो ये है क्या बोलते हैं उनको, जो ब्राह्मण्स है वो तो अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, है ना। हमने जो ये देखा था, पूरा सिनारियो देखा था, ये ब्राह्मण्स है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और शूद्र है। शूद्र तो खैर वो तो उनसे तो कुछ लिया ही नहीं जाता था। जब हम बात करते हैं ब्राह्मण्स की, तो ब्राह्मण जो है वो तो अपना ज्ञान दे रहे हैं, है ना, तो उनसे थोड़ी पैसे ले सकते हैं, उनको तो देना पड़ता है, दक्षिणा वगैरह देना पड़ता है। क्षत्रिय जो है वो तो लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने के लिए तो उनको पैसे देना पड़ेगा। तो फिर बचा कौन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बचे सिर्फ वैश्य। ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग किया करते थे, मतलब यही प्रॉफिट मेकर्स थे। तो इसीलिए इनके थ्रू ट्रिब्यूट पेयर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो दे वर द ओनली ट्रिब्यूट पेयर्स, ठीक है। ये एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। अब यहाँ पर ओनली आ गया, आपको लगेगा अगर एग्जाम में ओनली आया तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओनली भले ही है, लेकिन फिर भी ये चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस सही रहेगा। उसी के साथ साथ हमें रेफरेंस देखने को मिलते हैं ट्रेजरर के, ठीक है, संग्रहीती। उसी के साथ साथ यहाँ पर टैक्स कलेक्शन, ये देखिए किस नाम से संबोधित किया जाता था, है ना। ये टैक्स कलेक्शन जो है ये हमें बताते हैं कि हाँ, जब ये हमें देखने को मिल रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि आज अगर हमें टैक्स डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है तो कोई भी ये सोच के बता देगा कि हाँ मतलब टैक्स कलेक्ट कर रहे हो आप। उसी तरीके से उस टाइम पर हमें इस तरीके के ऑफिसेज देखने को मिलते थे, इस तरीके डिपार्टमेंट देखने को मिलते, इस तरीके के लोग देखने को मिलते थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ टैक्स कलेक्शन जो है वो होता होगा। फिर उसके बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पर गिफ्ट जो है उसका भी आदान प्रदान होता था, गिफ्ट जो है वो भी यहाँ पर दिया जाता था। इकोनॉमिक रोल में इसका काफी ज्यादा महत्व था। और ये जो एक्सचेंज है इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि ग्रुप लेवल जो है उस पर हमें देखने को मिलते थे। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक गुड्स, इसमें हमें जो बाकी की चीजें हैं जैसे कि विमेन, उसी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी, कर्टसीज, मिलिट्री असिस्टेंस, ये सब भी देखने को मिलता था कि आप ये हमको, तो हम ये सारी चीजें आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके से गिफ्ट का आदान प्रदान होता था, अलग ही तरीके से होता था। प्रीस्ट जो है उन्हें दाना मतलब गिफ्ट, दक्षिणा जो सैक्रिफाइसल ऑफरिंग्स होती है, ये भी रिचुअलिस्टिक सर्विसेज के लिए मिलती थी। कि कुछ अगर रिचुअल हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो उनको ये सारी चीजें जो है वो भी गिफ्ट के रूप में दी जाती थी। तो ये भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में हमें देखने को मिलता है। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो ये भी अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में आता है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, क्लैन जो है वो कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ पर एंजॉय करते थे लैंड पर और रिसोर्सेज पर। कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चीफ मेजर जो है वेल्थ का वो क्या था, कैटल, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि जिसके पास जितने ज्यादा कैटल्स रहेंगे उतना वो वेल्दी है, उतना वो रईस है, ऐसा माना जाता था। फिर जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो क्या चेंज होता है, लैंड जो है वो स्टिल कम्युनली ओन्ड ओवर दी विश, क्लैन एंड पार्टिसिपेटरी राइट। लेकिन लैंड जो है उसे प्रॉपर्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता था, और जो हेड है हाउस होल्ड का वो लैंड को ओन करता था, और उसे गृहपति जो है वो कहा जाता है, जैसे हमने देखा भी है ना, गृहपति। तो उसे यहाँ पर ओनर जो है लैंड का वो माना जाता था। तो इस तरीके से हमें जो शिफ्ट है, जो चेंज है अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में ये देखने को मिलता है। और फिर ट्रेड एंड कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें कई इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जैसे कि बार्टर सिस्टम जो है वो आता है। बार्टर सिस्टम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मतलब आप अभी कोई भी चीज खरीद रहे हो तो आप उसके लिए पैसे देते हो, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको ऑरेंजेस चाहिए उसके बदले में आप मैंगो ले रहे हो, आप बनाना दे रहे हो उसके बदले में आप कुछ और चीज ले रहे हो, तो ये हो गई बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। काउ जो है वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट था वैल्यू का, कि काउ इसके वैल्यू के हिसाब से आप मुझे ये चीज दो। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम देखने को मिलती थी। और यूनिट जो है करेंसी का वो क्या था, निष्खा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये गोल्ड से बने हुए होते थे, और उसी के साथ साथ लार्ज ट्रांजैक्शन इसका हमें देखने को मिलता है। वही अगर हम लेटर वैदिक पीरियड में जाते हैं, एक्सचेंज जो है ये बार्टर से तो देखने को मिलता ही था, लेकिन निष्खा के अलावा
निष्का के अलावा गोल्ड सिल्वर कॉइन्स जो है वो भी यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन जो है उसका एक्सचेंज होता था क्या, ये होता था क्या, ऐसे आपको कई सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, निष्का बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्का हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को, ये क्या है, तो ये आपको करेंसी है, यूनिट ऑफ करेंसी है। फिर उसका ट्रेड एंड कॉमर्स जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ट्रेड और कॉमर्स जो है रेगुलेट किया जाता था, मैनेज किया जाता था ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा, जिन्हें हम पानी जो है वो कहते हैं। एविडेंसेस जो है ट्रेड और कॉमर्स के वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कनेक्शन जो है मेसोपोटामिया है ना, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ ये भी पाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बल्कि जो बाकी के वैदिक कल्चर है उनका भी यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, जो ट्रेड है, वो देखने को मिलता है बाकी सिविलाइजेशन के साथ। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर वनिया मतलब नया क्लास जो है हेरिडिटरी मर्चेंट्स का, वो एग्जिस्टेंस में आता है। यहाँ पर हेरिडिटरी मर्चेंट्स है, मतलब एक मर्चेंट है तो उसका बेटा मर्चेंट, इस तरीके की हमें देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, वनिया। फिर आते हैं गनाज, मतलब यहाँ पर क्या है, गिल्ड ऑफ वैश्यास, ठीक है, गिल्ड एक साथ में जो वैश्यास आए हैं। उसके साथ साथ शेस्टिन्स मतलब गिल्ड और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट जो है उनका अगर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो उसे कहा जाता था। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काफी ज्यादा है, इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ जाए। इन एडिशन टू द इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जो है काफी एक्सटेंसिव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सी जो है उसकी फेमिलिटी लोगों को आ गई थी, ठीक है। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज जो है उनके साथ यहाँ पर ट्रेडिंग की है, जैसे कि बेबीलोन जो है उसके साथ भी ट्रेड हमें देखने को मिलता है। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब ट्रेड हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन आएगा ही। मोस्ट यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, यहाँ पर वेगन जो ड्रॉन किए जाते थे ऑक्सेस से, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और लेटर वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो जो चैरियट है, जो हॉर्सेस है, कैरियट जो लेकर जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हॉर्सेस बोलिए, ऑक्सेस बोलिए, तो वो यहाँ पर लेकर जाना इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये शिफ्ट यहाँ पर आ चुका था। अब यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक लाइफ जो है वो भी खत्म हो गया है। अब देखिए शुरू करने से पहले IAS का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा MM अकेडमी ऐप पर। आपको GS पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट GS1, कंप्लीट GS2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, GS3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, GS4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा, उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए सबसे पहले रिलीजियस लाइफ जो है उसे समझते हैं। तो रिलीजियस लाइफ को भी हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड करेंगे और दोनों को साथ में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा और अच्छी तरीके से हो जाएगा। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये लोग नेचुरल फोर्सेस जो है उसे यहाँ पर ज्यादा वर्शिप किया करते थे, जैसे कि हवा हो गई, रेन हो गया, वाटर हो गया, थंडर हो गया। अब देखिए याद रखने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे वो मटेरियलिस्टिक ज्यादा नहीं थे। मतलब क्या है कि जो भी उन्हें मिला हुआ है उसके लिए वो शुक्रगुजार थे, और इसीलिए नेचर ने सब कुछ दिया हुआ है तो नेचर को वर्शिप किया करते थे कि थैंक यू, आपने ये सब कुछ दिया है। मतलब क्या था, उनका थैंक्स गिविंग ज्यादा था। लेकिन जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, जैसे कि आज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, तो जो भी हम करते हैं, जो भी पूजा आराधना अर्चना करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ, ऐसा मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या होता है, तो कुछ लालच के लिए होती है कि मैं ये हो जाऊंगा, ये मुझे कर देना, मेरा ये जो है इसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ऐसे सब हम पूजा जो है वो करते हैं। तो पहले अगर हम देखें अर्ली वैदिक पीरियड में, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग मत दीजिएगा कि मेरा ये बोलने का मतलब हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि हम ज्यादा मांगते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, लेकिन थैंक्स गिविंग जब होती है तब हम जिन जिन लोगों ने हमको दिया है उसके प्रति हम ज्यादा
हमने जो थैंक्स गिविंग है वो रखते हैं। ज्यादातर हमें नेचर की तरफ से मिला हुआ है, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग हैं वो यहाँ पर नेचुरल फोर्सेस जो है उसे यहाँ पर वर्शिप किया करते थे। विंड हो जाए, रेन हो गया, वाटर हो गया, थंडर हो गया, ठीक है। तो उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने जो नेचुरल फोर्सेस है उससे पर्सोनिफाई किया था बहुत सारे भगवानों में, बहुत सारे गॉड्स में। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर देखने को मिलती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई भी टेम्पल हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई भी आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती है। मतलब कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्तियां हमें जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें देखने को नहीं मिल रही थी। वो कर्मा और सोल जो है उसके थियोरी पर बिलीव रखते थे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करें तो उसमें हमें ब्राह्मो समाज देखने को मिलता है, आर्य समाज देखने को मिलता है, अलग अलग समाज देखने को मिलते हैं। उनकी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से क्या थियोरी रही है? ब्राह्मो समाज क्या इनकारनेशन पे बिलीफ रखते थे? ब्राह्मो समाज के कर्मा पे बिलीफ रखते थे? याद आ रहा होगा आपको, हमने जब ब्राह्मो समाज देखा था तब जो कर्मा होता है उस पर उन्होंने लोगों पर छोड़ दिया था, मतलब उस पर उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड के लोग जो है उनका कर्मा और सोल पर बिलीफ नहीं था। अब उस टाइम पर हमें ऐसा लग सकता है कि उस टाइम के लोग कहाँ तो इस पर बिलीफ रखते होंगे, लेकिन था, ये लोग कर्मा और सोल जो है, जो आत्मा है, उस पर बिलीफ रखते थे, ठीक है। फिर आते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि अब लोग जो है वो थोड़े मतलबी होते गए। अब यहाँ पर थैंक्स गिविंग के बजाय अब उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। तो इसीलिए अब मांगेंगे किसको? क्या पेड़ को मांग सकते हैं? क्या हवा चल रही है, हवा मुझे दे दो, ऐसे मांग सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए अब आइडल्ट्री अपीयर जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो पहले आइडल वर्शिप नहीं थी, आइडल मतलब क्या हो, मूर्ति, अब यहाँ पर जो मूर्ति है उसका अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। जो मटेरियल लाइफ है उसमें चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो नेचर है उससे अब ये हटके अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा चुके थे। अब इनको जो जिज्ञासा है वो जाग रही थी कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये अचीव करना है। तो अब इसके लिए जो भगवान है अब वो भी बदल चुके थे। तो यहाँ पर गॉड और गॉडेसेस जो है उनका भी, उनके प्रति जो एटीट्यूड है वो बदल चुका था। तो अब यहाँ पर हमें अलग अलग लेटर वैदिक पीरियड अगर हम देखते हैं तो सोशल क्लासेस है ना, ये हमें देखने को मिले। उसी के साथ साथ अलग अलग जो सोशल क्लासेस थे उनके अपनी अपनी डाइटीज थी, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पुषाण, मतलब यहाँ पर जो कैटल जो है उनकी तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो गॉड्स है उनकी भी अब परिभाषा यहाँ पर चेंज हो चुकी थी। अलग अलग जो सेक्शन के लोग हैं उनके अपने अपने भगवान यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। अब फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो ऋग्वेदा है उसमें इंपॉर्टेंट गॉड हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। सब नेचर से रिलेटेड है, जितने भी भगवान है। जैसे कि इंद्र हमें देखने को मिलते हैं जो थंडर से रिलेटेड है, अग्नि, फायर, पृथ्वी, अर्थ, वायु, विंड, वरुणा, रेन, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वही जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो अब यहाँ पर हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो प्रजापति मतलब द क्रिएटर, विष्णु मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टर, और रुद्र मतलब डिस्ट्रॉयर। तो ये जो भगवान है ये यहाँ पर इमर्ज होकर आ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इंद्र और अग्नि, अब इनका इंपॉर्टेंस जो है लेटर वैदिक पीरियड में अब कम हो रहा था, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अर्ली वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं मोड ऑफ सैक्रिफाइसेस जो है वो भी अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब प्रेयर्स, चैंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा दिया जाता था प्रेयर्स को, चैंटिंग्स को, ठीक है। जनरली यहाँ पर ओपन एयर जो है उसमें होता था, यज्ञ जो है उसके थ्रू हमें जो चैंटिंग्स है, जो प्रेयर्स है वो देखने को मिलते थे। अब जो रिचुअल्स है काफी इलॉबरेटेड थे, काफी इलॉबरेट रिचुअल्स हमें देखने को मिलते थे, काफी सोफिस्टिकेटेड, काफी सिंप्लीफाइड जो रिचुअल्स है वो हमें देखने को मिलते थे। उसी के साथ साथ सैक्रिफाइसेस जो है वैदिक टेक्स्ट में मीट ईटिंग और जो सैक्रिफाइशियल किलिंग है एनिमल्स की एक्सेप्ट काउ, ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, काउ जो है जैसे हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में मतलब जो काउ है उसे वेल्थ माना जाता था, तो बट ऑब्वियसली उनका सैक्रिफाइस यहाँ पर क्यों किया जाएगा। तो इस तरीके से सैक्रिफाइसेस जो है वो भी हमें देखने को मिलते थे। सैक्रिफाइसेस किस तरीके से कि कोई भी अगर आपको पूजा करनी है, अच्छा आपका अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको सैक्रिफाइस जो है वो करना पड़ेगा। फूड ऑफरिंग्स, यहाँ पर फूड ऑफरिंग्स जो है ये भी काफी कॉमन थे, घी, मिल्क, ग्रेन, ये जो है ऑफरिंग में दिए जाते थे। ये जितने भी मोड्स हैं वर्शिप के वो डर के वजह से नहीं किए जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिवॉर्ड इसके लिए किए जाते थे, कुछ हमें यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा।
तो ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑल दिस मोड्स ऑफ वर्शिप वर डन टू द गॉड्स नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ नेचर, लेकिन किसके लिए? तो कुछ रिवॉर्ड जो है उन्हें मिलेंगे, अगर सैक्रिफाइस करेंगे तो उसके बदले में उन्हें वो मिलेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही जब हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, जो रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो इसीलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है प्रेयर का डिक्लाइन हो चुका था। जो रिचुअल्स है ये यहाँ पर सैक्रिफाइसेस ज्यादा एलाबरेट हो चुके थे, ठीक है, सैक्रिफाइसेस के, कि आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तब जाकर आपको ये चीज मिलेगी। उसके बाद सैक्रिफाइसेस जब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, तो ये ज्यादातर कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर यज्ञ की, ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, काफी बढ़ चुकी थी। और ज्यादातर जो एनिमल्स है लार्ज स्केल पर उनकी किलिंग जो है उससे कनेक्टेड थे। मतलब सैक्रिफाइसेस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया था, ठीक है। फूड ऑफरिंग की जब हम बात करते हैं तो घी, मिल्क, ग्रेन ये कंटिन्यू था। लोगों ने जो कुक्ड फूड है उसे भी यहाँ पर सर्व करना, ऑफरिंग में देना शुरू कर दिया था। अब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, जब इतनी ज्यादा ऑफरिंग्स दी जाएगी, इतना ज्यादा रिवॉर्ड जब दिया जाएगा, तो जो यहाँ पर यज्ञ करने वाले लोग हैं उनकी भी यहाँ पर संपत्ति जो है उसमें काफी अच्छा खासा जो एडिशन है वो देखने को मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। और यज्ञ करने वाले कौन है? तो यहाँ पर जो हमने ये देखा था, सीढ़ी देखी थी, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर ज्यादातर पैसा खर्च करने वाले कौन? तो वैश्य थे। क्षत्रिय, इनको जिंदगी का डर था कि हमें यहाँ पर अपना साम्राज्य चलाना है, तो बट ऑब्वियसली इनको भी एक अपना जो वर्चस्व है निर्माण करने के लिए, अपनी ताकत को ये करने के लिए यज्ञ जो है वो जरूरी थे। जो वैश्य है उनको भी अपना जो बिजनेस है उसे बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं मोड ऑफ वर्शिप। तो मोड ऑफ वर्शिप जो है उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मणास है उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया। क्यों? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर किया जाएगा, जो भी पूजा अर्चना की जाएगी, जो भी यहाँ पर यज्ञ किए जाएंगे, वो कौन कराएगा? तो ब्राह्मण्स के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था ड्यू टू इंक्रीज कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस। अब यहाँ पर सैक्रिफाइसेस जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गए थे। प्रीस्टहुड जो है अब ये हेरिडिटरी प्रोफेशन हो चुका था। मतलब अब क्या था, अब ब्राह्मण्स, उनको ये पता चल चुका था कि अब क्या है, मतलब जो ब्राह्मण है वो अपने बेटे को, जो भी उनको ज्ञान मिला हुआ है वो अपने बेटे को भी देंगे, इसलिए बड़ा होकर बेटा जो है वो भी वही करेगा। ऑफरिंग भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, अब ये हेरिडिटरी पोजीशन होती गई, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, है ना। इस तरीके की पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। उसी के साथ पर्पस जो है यज्ञस के वो अब 2 फोल्ड हो चुके थे। अब 2 कारणों की वजह से हमें जो यज्ञस है ये देखने को मिल रहे थे। एक तो था ब्राह्मण्स का पर्सपेक्टिव और दूसरा था क्षत्रियस का पर्सपेक्टिव। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्राह्मण जो है उन्हें क्या था, तो उनके लिए जैसे कि अश्वमेध हो गया, वाजपेयी हो गया, राजस्व हो गया, जो हमने पहले देखा हुआ है ना, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो उनके लिए लेकर आ रहा था, जो उनको दान दिए जाते थे। मतलब कि एक कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने अगर किसी राजा का, जो क्षत्रिय है, राजा का अगर यहाँ पर यज्ञ कराया तो ब्राह्मण को ऑफरिंग्स में बहुत ज्यादा जो दान है, दक्षिणा है, वो मिलती थी। तो इसलिए ब्राह्मण के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। दूसरा अगर हम देखें क्षत्रिय के पर्सपेक्टिव से, तो फर्स्टली एक ऑथोरिटी जो है चीफ की निर्माण करता है। मतलब कि यहाँ पर यज्ञ किया हुआ है, मतलब ये जो है सुपेरियर है, एक सुपेरियरिटी की भावना जो है वो आ जाती है। टेरिटरियल एस्पेक्ट में, पॉलिटी के एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल किंगडम जो है वो यहाँ पर ऊपर जाता है। इस तरीके की जो भावना है वो लोगों के मन में। तो क्षत्रिय पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ब्राह्मण पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो 2 यहाँ पर पर्पस जो है यज्ञस के वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे। जो यज्ञ है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलता था, ठीक है। और यहाँ पर एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी थी अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेशन, अगेंस्ट कल्ट एंड सैक्रिफाइसेस। जैसे जैसे हम यहाँ पर खत्म होता है, ये जो एज है खत्म होता है, वहां पर जो प्रीस्ट है उनके अगेंस्ट में जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर उठाव शुरू कर दिया था। जो सैक्रिफाइसेस है उसके अगेंस्ट में शुरू कर दिया था। उसके क्या कारण थे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर प्रीस्टहुड और यज्ञ जो है वो प्रोमिनेंट हो गए थे। अब यहाँ पर बाकी के फैक्ट्स, अब यहाँ पर हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव खत्म हो गया है। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव ने हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि कौन कौन से रिलीजन, कौन कौन से भगवान, किस तरीके के यज्ञ होते थे, क्या क्या वहां पर होता था, किनको ज्यादा फायदा होता था। 2 फोल्ड रीजंस हमने यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर बाकी के कुछ फैक्ट जो है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो प्रीस्टली डोमिनेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा था, है ना, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। मतलब जो यज्ञ कराने वाले लोग हैं तो उनका डोमिनेंस इंक्रीज हो गया था कि जो भी नॉलेज है वो हम ही को है। तो मतलब अब यहाँ पर तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है ये भी हम ही बता पाएंगे। तो इस तरीके का डोमिनेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था।
तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो वैदिक एज है वो जब खत्म होने वाला होता है, जब एंडिंग इस पर आता है, तो जो प्रीस्टली डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट में हमें रिएक्शन जो है वो क्यों देखने को मिलती है? तो यहाँ पर जो प्रेयर्स है उसका इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो चुका था। अब जो प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर, अब जो ब्राह्मण्स है उनको प्रेयर के बारे में पता है, क्या प्रेयर करना है वो पता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ही अब डिक्लाइन हो गया है। तो फिर क्यों इतना ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस जो है दिया जाएगा? सैक्रिफाइसेस बिकेम इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिचुअल जो है, रिचुअल्स जो यहाँ पर कनेक्टेड थे वो बहुत ही ज्यादा इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव थे, इसलिए हर कोई नहीं करा पा रहा था। मतलब कैसा है कि एक सीमा होती है कि यहां तक के कोई भी इंसान जो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है खुद के अच्छे के लिए, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा चली जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ की कोई मर्सिडीज गाड़ी है, अब कोई इंसान जो है अगर वो 10 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, ठीक है, 10 लाख की गाड़ी वो खरीद सकता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रेच करके वो 15 लाख 20 लाख तक लेकर जाएगा, लेकिन क्या 1 करोड़ तक लेकर जा सकता है? नहीं लेकर जा सकता है। यही वहां पर देखने को मिल रहा था कि अब जो रिचुअल्स हो रहे थे वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। मतलब एक तरफ जो आम आदमी है वो स्ट्रेच भी करे तो कितना करे, अब एक्सपेंसिव यहां तक हो रहा था तो इसलिए वो छोड़ ही रहे थे कि अब नहीं, ज्यादातर लोग जो है वो कर ही नहीं रहे थे। उसी के साथ साथ अब जो कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव यहाँ पर रिचुअल्स हो रहे थे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म देखने को मिल रहा था। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म आने की वजह से जो लोग हैं उनको अब ये उम्मीद जाग गई थी कि अब यहाँ पर सिंपलिस्टिक वे में हम यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं उन सबको सरपास कर सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिचुअल से अचीव कर रहे हैं वो एकदम सिंपल रिचुअल से भी अचीव किया जा सकता है। उपनिषद जो है ये भी यहाँ पर लोगों को बोल रहे थे कि यूजलेस रिचुअल्स यहाँ पर जो नॉलेज है, पीस है, सल्वेशन है वो आपको नहीं दिलाएंगे, तो उससे बाहर जाने के लिए, उससे अगेंस्ट में जाने के लिए बोला जा रहा था। तो इस वजह से ये सब कारण थे कि यहाँ पर प्रीस्टली डोमिनेशन जो है उसके अगेंस्ट में हमें चीजें देखने को मिल रही थी। तो देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज आपको पता रहना जरूरी है। और उसके बाद प्रीस्ट जो है ये एक इंटरमीडिएटर के एक्ट कर रहे थे गॉड और लोगों के बीच में, ठीक है। और उसी के साथ साथ अर्ली वैदिक पीरियड अगर हम देखते हैं तो इंद्र जो है ये मोस्ट पॉपुलर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इंद्र वो अग्नि, और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वरुण हमें देखने को मिल रहे थे। तो ये 3 जो भगवान है ये सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इंद्र, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण, ये हमें देखने को मिलते थे। अब यहाँ पर अगर हम इंद्र की बात करते हैं तो लॉर्ड ऑफ वॉर थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, लड़ाई जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। तो लॉर्ड ऑफ वॉर वो हमें देखने को मिलते थे इंद्र। 250 मतलब 250 हिम्स जो है वो हमें डिवोट किए गए थे सिर्फ इंद्र के लिए ऋग्वेदा में। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पर दिया गया था। हाईएस्ट है फॉर एनी गॉड। उन्हें वेरियस नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि जितेंद्र हो गया, पुरंदर हो गए, तो इस नाम से भी जाना जाता था। फिर जब हम अग्नि की बात करते हैं तो उन्हें रिगार्ड किया जाता था इंटरमीडिएटरी, गॉड्स और लोगों के बीच में अग्नि जो है उन्हें इंटरमीडिएटरी के रूप में देखा जाता था। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वरुण जो है he was supposed to be upholder of natural order and cosmic order। जो अपहोल्डर होते हैं हमारे नेचुरल ऑर्डर, नेचर में जो भी ऑर्डर चल रहा है कि यहाँ पर ये आएगा वो आएगा वो आएगा, तो इन सब के लिए एक अपहोल्डर जो थे वो हमें वरुण देखने को मिलते थे, ठीक है। एथिकली हाईएस्ट एट ऑल ऋग्वेदा गॉड्स, एथिकली अगर देखा जाए तो हाईएस्ट, ठीक है। ये भी एक पॉइंट जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट जाता है। गॉड जो है ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेल डाइटीज की जब हम बात करते हैं तो हमें अलग अलग मेल डाइटीज देखने को मिलते हैं। यम, यमराज, रुद्र, पुषाण, सूर्य, मरुथास एंड अश्विन्स, ठीक है। तो लॉर्ड ऑफ डेथ हम सभी को पता है, यहाँ पर इन्हें प्रोटोस, शिवा, इस तरीके से देखा जाता है। गॉड ऑफ जंगल, ठीक है, पुषाण। सूर्य अगर हम देखते हैं तो डिराइव हमें डार्कनेस, जो कि यहाँ पर लाइट जो है वो स्प्रेड करते हैं। और उसी के साथ साथ मरुतास मतलब सन ऑफ रुद्र, और उसके बाद अश्विन्स मतलब फिजिशियन गॉड। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी कभार आपको मैथ्स द पेयर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फीमेल डाइटीज की जब हम बात करते हैं तो इतनी फीमेल डाइटीज हमें देखने को मिलती है। सावित्री, अब आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमें वैदिक पीरियड में जो फीमेल डाइटी है वो देखने को नहीं मिलती है, तो बट ऑब्वियसली गलत रहेगा क्योंकि इतनी सारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सावित्री, अदिति, पृथ्वी, उषा, अप्सरास एंड अरण्यानी, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, पृथ्वी गॉडेस ऑफ अर्थ है ना, तो ये इस तरीके से डिराइव किया हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र जो हमें फेमसली आज भी हम बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरीके से हमें ये जो है फीमेल गॉडेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए
यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार आपको मैथ्स द पेयर में ये भी आ सकता है। अब हालांकि ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो फैक्ट्स है, की कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद सोर्सेस कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको ऐसा आ सकता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो वो हमें ऋग्वेदा जो है उससे देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते, ये उपनिषद जो है, कौन सा उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद जो है उस तरीके से देखने को मिलता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है आपको आ सकते हैं, ठीक है। गोत्र जो है, गोत्र हमने देखा था कि सेम गोत्र अगर है तो शादी नहीं हो सकती है, तो ये हमें अथर्ववेद से जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ नचिकेता और यम, इनका जो डायलॉग है वो किससे डील करता है, तो ये कठोपनिषद जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, मैं थिएटर किया करता था, थिएटर में मैंने एक ड्रामा किया था, द लास्ट ट्रूथ। उसमें इसी पर वो स्टोरी है, जो नचिकेता है और यम है, इनके बीच का जो कन्वर्सेशन रहा है। अब देखिए एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस पर एक ड्रामा जो है वो किया गया था। मतलब होता क्या है कि जो नचिकेता है, नचिकेता के जो फादर थे ऋषि, वो क्या करते हैं, वो दान शुरू करते हैं, दान देना शुरू करते हैं। तो अपनी एक चीज जो है वो अलग अलग भगवान को दान देते हैं, और नचिकेता छोटा उनका जो बच्चा है वो उनके बाजू में बैठा रहता है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो अपने यज्ञ में एक एक चीज दान कर रहे हैं। नचिकेता जो है वो बीच बीच में उनको परेशान करता है कि आप बताइए कि मुझे किसको दान करोगे, आप मुझे किसको दान करोगे। तो शांत शांत रहने के लिए बोलते हैं, और फिर वो बार बार जब बोलते रहता है तो गुस्से में, रौद्र अवतार में जो ऋषि है वो बोलते हैं नचिकेता को, उनके बच्चे को, कि जा, मैं तुझे यम को दान करता हूं। तो इस तरीके से यम को दान करना मतलब क्या, मतलब कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से उनको यम को दान दे दिया जाता है, जो नचिकेता है। और फिर नचिकेता 3 दिन तक जो यम है उनकी आराधना करते हैं, और उससे खुश होकर जो यम है 3 वरदान मांगते हैं। तो नचिकेता, देखिए इतना छोटा बच्चा नचिकेता जो है वो पहला वरदान मांगता है कि मेरे पापा के, मतलब उनके जो ऋषि थे, तो उनके पिताश्री जो है उनके मन में जो गिल्ट है, क्योंकि बट ऑब्वियसली गिल्ट आ गया था कि बच्चे को गुस्से में मौत के इसमें दे दिया है, मतलब यम जो है उन्हें दान दे दिया है, तो उनका जो गिल्ट है वो कम हो जाए। दूसरा उसने मांगा कि ऐसी अग्नि, इतनी पवित्र अग्नि जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो वो मिले। और तीसरा वर जो उसने मांगा, जिससे पूरा ड्रामा जो है हमारा वो शुरू हुआ था, तो वो था कि आपके बारे में परिचय दीजिए। मतलब आप सोचिए कि जो मृत्यु है, मृत्यु उनका परिचय उन्होंने मांगा कि आपका परिचय दीजिए, आप कौन है, क्या है, किस तरीके के हैं। तो वहां से जो मृत्यु है, आप सोचिए कि अगर हैप्पीनेस अगर किसी इंसान के अंदर आती है, तो हैप्पीनेस अपने आप को कैसे बताएगी कि मैं कौन हूं। उसी तरीके से आप सोचिए कि मृत्यु, जो डेथ है, अगर किसी इंसान के शरीर में आकर वो बताए, पर्सोनिफाइड हो जाए, वो एक इंसान बन जाए, तो वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो इतने खूबसूरत डायलॉग्स लिखे गए थे, इतने खूबसूरत डायलॉग थे, जैसे कि मैं हूं मृत्यु, वो पूरा एक अटायर अलग ही पूरा ये था। अगर कभी वीडियो मिले तो मैं यूट्यूब पर वो डालूंगा कि मैं हूं मृत्यु, मैं काल पुरुष, अस्तित्व निर्माण का आदि साक्षी, मैं सर्वव्यापी, मैं सर्वभक्षी, कण कण में मेरा वास, सराचर में लेता हूं सांस, समस्त जन्म है मेरे ही जन्म, सारे जीव है मेरे ही भक्ष, मेरी क्षुधा का अंत नहीं, मैं निगल जाता हूं समूचे ब्रह्मांड, खा जाता हूं आकाश गंगाएं, ग्रह तारे नक्षत्र सभी, मैं अस्तित्व पर मनूस दाग, जीवन संगीत का विभत्स राग, खिलखिलाते पुष्प का भविष्य में मुरझाया सा, सूर्योदय का अनिवार्य अंत में सूर्यास्त सा, अंधकार के साम्राज्य की गहरी खाई, अस्तित्व के अनादि अनंत महानाट्य का मुख्य सूत्रधार। तो इस तरीके से जो फर्स्ट डायलॉग है वो देखने को मिलता है। मतलब आज भी वो बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। उसमें एक और डायलॉग था जो काफी खूबसूरत था कि देव दानव कोई भी जीते, ध्यान से सुनिएगा, देव दानव कोई भी जीते लेकिन जीत मेरी ही तय है। मतलब अगर देव दानव में से अगर कोई भी जीतते हैं लेकिन वो मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से डायलॉग जो है वो लिखे गए थे, काफी खूबसूरत थे। तो खैर चलिए, तो आते हैं फिर से इस पर। तो ये जो कठोपनिषद है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर वेरियस टर्म्स जो रेफर किए गए हैं इंडिया के इसमें, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सप्त सिंधु है ना, यहाँ पर 7 रिवर्स, उसी के साथ भारत, इस तरीके से अलग अलग जो नाम है उनका यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ हमें देखने को मिलता है। सप्त सिंधु, ऋग्वेदा में सप्त सिंधु रेफर किया गया है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है।
और 7 रिवर जो है ये कौन सी है? इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, सरस्वती। मोस्ट मेंशन्ड रिवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मेंशन्ड रिवर जो है ऋग्वेदा में वो है इंडस। मोस्ट रेफर्ड रिवर जो है वो है सरस्वती। ठीक है, मोस्ट मेंशन्ड रिवर ऋग्वेदा में इंडस और मोस्ट रेफर्ड रिवर सरस्वती। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर हिंदुस्तान जो है, जैसे आज हम हिंदुस्तान बोलते हैं, तो टर्म जो हिंदुस्तान ये लैंड ऑफ पीपल जो यहाँ पर ईस्ट ऑफ सिंधु के इसमें देखने को मिल रही है, तो मतलब इधर साइड जो भी लोग रह रहे हैं उसके लिए रेफर किया जाता था हिंदुस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदू जो है कॉइन किया गया है पर्शियंस के द्वारा, वो सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस किया करते थे, तो तब से ये जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद इंडिया वर्ड जो है हिंदू या फिर इंदु ये ग्रीक्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो कि इंडस रिवर के बियॉन्ड रह रहे हैं, तो उससे इंडिया जो है ये नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है जम्बूद्वीपा, तो ये हमें देखने को मिलता है संस्कृत, इसका मतलब होता है प्लेस वेयर जो जम्बू है, इंडियन ब्लैकबेरी आर नॉट कॉल्ड जम्मू, जामुन ट्री जो है वो ग्रो होते हैं। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जो नाम है वो पढ़े थे, तो ये जो नाम है ये भी आपको पता रहने चाहिए, कभी कभार आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद भारतवर्ष, मतलब यहाँ पर भारत जो ट्राइब है, पावरफुल भारत ट्राइब, उनके इससे नाम जो है वो देखा गया है। फिर उसके बाद ऋग्वेदा ट्राइब, यहाँ पर हमें जो ऋग्वेदा ट्राइब है वो देखने को मिलते हैं, और इसी के चलते यहाँ पर नाम जो है वो लाए गए हैं। मैच द पेयर में कभी कभार आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और फाइट में अगर देखा जाए भारतास ये यहाँ पर इमर्ज होकर आया है। और यहाँ पर कॉन्फेडरेसी जो है 10 वेल नोन ट्राइब्स कौन कौन से हैं? पुरु, यदु, तरवासु और अनु, इस तरीके से हमें जो कॉन्फेडरेसी है वो देखने को मिलती है ट्राइब्स की। और सुदास और भारता ट्राइब ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा वेदास जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो वैदिक एज ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें हम और आगे बढ़ेंगे, जो रिलीजन है वो तो हम देखेंगे ही, महाजन पाड़ा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आगे हमें देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।